welcome you all. And before we start, I would like to request Bhagyashree for a formal welcome of Shikha Chibbar madam. So we are starting the session now because some are still joining, and I think some people have joined online already. So we are in a hurry to start now. I think we should start it. So everyone knows that the POSH Act was implemented it is an act which was started in 2013. And basically the purpose refers to set the policies, guidelines and practices implement to prevent and address sexual harassment within the workplace. Sexual harassment can take various forms, including unwelcome advances, comments, or any other inappropriate conduct of the sexual nature that creates a hostile work environment. A goal of POSH is to establish a safe and respectful work culture, promote awareness, provide mechanism for reporting incidences, and ensure that appropriate actions are taken to address and prevent such behavior. PEACH, prevent of sexual exploitation and abuse in humanitarian actions. This focuses on preventing sexual exploitation and abuse within the context of humanitarianism, aid and relief efforts. This framework is crucially in ensuring the well-being and safety of vulnerable population, especially in crisis situation. In short, while POSH primarily addresses sexual harassment within the journal workplace, PEACH specifically targets the prevention of sexual exploitation and abuse in the unique context of humanitarian actions, aiming to protect the most vulnerable population during times of crisis. Both frameworks highlight the importance of behavior. For this session of sexual harassment, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करने के पहले काफ़ी लोग, मैडम आप भी पुराने हैं यहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ कि हमें शायद पता होना चाहिए कि ये जो एक्ट है वो 2013 में इम्प्लीमेंट हुआ था और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी इसकी एक कमिटी फॉर्म ऑलरेडी है, विच इज़ ऑन आवर HRMS. डू यू ऑल नो दिस? सबको पता है, हाँ या नहीं? नो? सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारी एक जो पॉलिसी एक्ट है वो हमारे पास ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, और किसी को अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, वेदर इट्स मेल और फीमेल, are you able to make me out? Whether it's a male or female, both are having the right to put the things in writing to the management, to the HR committee, to the committee which is on the HRMS portal, right? तो ये एक अवेयरनेस भी था कि जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कभी भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको एड्रेस कर सकते हैं. एंड मेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ शिखा छिब्बर मैडम. ज़्यादा समय को ना लेते हुए सीधे हम टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं. तो मैं ये पूछने वाली थी कि आप सब ने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाना या यूनिवर्सिटी के छात्र कोई हैं क्या, आप में से कोई, कि सब यही ऑफिस के हैं? ग्रेट, नो इश्यूज. सो आप लोग जैसे जानते ही हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस मैम ने भी इंट्रोड्यूस किया. ऐसा नहीं है कि उसके पहले कुछ नहीं था. तो 1999 में भी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो केस है उसकी गाइडलाइंस आई थी, एंड कहीं ना कहीं उसी की गाइडलाइंस को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करके ये एक्ट बना, और एक्ट में पूरा होलिस्टिक एक तरीके से फ्रेमवर्क तैयार हो गया कि जो महिलाएं हैं जब वो काम करने जाती हैं तो वहाँ पे उनके साथ कोई उत्पीड़न नहीं हो, और अगर कुछ होता है तो उसकी रिपोर्टिंग वगैरह आसानी से करी जा सके. तो एक्ट है, एक्ट को आए हुए 10 साल हो गए पिछले साल, एंड अब 10 साल में काफ़ी लोगों ने इसका उपयोग किया, बहुत लोगों को न्याय मिला. बट अभी इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा लोग इसको समझेंगे, इस एक्ट के पहलुओं को समझेंगे, जिससे कि हम आपस में एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल बिहेवियर करें और कोई अनप्रोफेशनल घटनाएं ना हो जो हमें सुनने में आती रहती है. आप जैसे जानते ही हैं कि हमारे देश में आज की डेट में ऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाओं की जो भागीदारी है इकोनॉमी में, वो कहा जाता है, अलग अलग आंकड़े हैं बट मोटे मोटे तौर पे कहीं ना कहीं
20% से ज़्यादा नहीं है। मतलब जिस देश में ऑलरेडी इकोनॉमी में, फॉर्मल इकोनॉमी में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर हम कह रहे हैं कि 70-80% महिलाएं अगर इकोनॉमी का पार्ट ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि हमें और सिस्टम्स को वेलकमिंग बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पे कोई भी शोषण ना हो, जिससे और महिलाएं खुल के आ सके, निडर होके आ सके और काम कर सके। तभी हम कोई इक्विटी को पा पाएंगे। अब इक्विटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, पिछले महीने 2-3 महीने पहले की बात है कि संसद ने भी महिलाओं के रिजर्वेशन बिल पास किया गया। तो आप लोगों को क्या लगता है कि रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ संसद में, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट या असेंबलीज, ये एक्ट किस चीज़ का इंडिकेटर है? मतलब ये जो रिजर्वेशन है, इससे हम क्या समझते हैं? ये अच्छा हुआ, बुरा हुआ? बट रिजर्वेशन देने की जरूरत है, बहुत अच्छी बात है। रिजर्वेशन देंगे तो महिलाओं को अवसर मिलेगा, तो और महिलाएं पॉलिटिक्स में आ पाएंगी। बट ये एक चीज इंडिकेट करता है कि आजादी के 70 साल के बाद अगर महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति अच्छी होती तो फिर रिजर्वेशन देने की नौबत नहीं आती। ऑलरेडी ऑर्गेनिकली 50% महिलाएं आ चुकी होती, पॉलिटिकल स्पीयर्स में क्या, हर स्पीयर में। लेकिन किसी भी स्पीयर में नहीं आ पाई और पॉलिटिकल स्पीयर में भी नहीं आ पाई, तो आज सरकार मजबूर हो गई है रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑब्वियसली इट इज अ वेलकम स्टेप, बट इट ऑल्सो इंडिकेट्स अ डीपर प्रॉब्लम इन द सोसाइटी कि हम जब महिला और पुरुष की बराबरी की बात करते हैं, लीगली तो सारे राइट्स हमको मिले हुए हैं, लॉ में कोई परेशानी नहीं है, बट सामाजिक ढांचा आज भी ऐसा नहीं है कि पुरुष महिलाएं एक जैसे रह रही हैं, या फिर जो महिलाएं हम हैं, चाहे घरों पे हो, चाहे काम करने आए या सोशल सेक्टर में या स्ट्रीट में भी जाएं, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उत्पीड़न का सामना आए दिन करना पड़ता है। तो क्योंकि जब सामाजिक स्ट्रक्चर इतने सपोर्टिव नहीं है, इसलिए इस तरीके की एक्ट को लाना बहुत जरूरी पड़ जाता है सरकार के द्वारा, जिससे महिलाओं को एक सपोर्ट सिस्टम मिले जहां पे उनका एक्सप्लॉइटेशन या उत्पीड़न ना हो। एंड इस कॉन्टेक्स्ट में ये विवेकानंद जी की बहुत अच्छी कोट है कि जिस देश में अगर महिलाएं इक्वल नहीं हो पाएंगी, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रोग्रेस रुकी रहेगी या आफ्टर अ पॉइंट नहीं होगी। हम वैसे खुश हो सकते हैं कि डेवलप, बट अगर हम चाहते हैं कि रियल डेवलपमेंट किसी भी देश का हो, किसी भी समाज का हो, तो वहां महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसी बैकग्राउंड में मैम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुके हैं कि ये एक्ट सिर्फ महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए है। महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए क्यों है? महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए इसलिए है क्योंकि वर्क प्लेस में एक तो महिलाओं की कमी थी, एंड ऐसे बहुत सारे हमारे समाज में एग्जाम्पल्स हमको रोजमर्रा के जीवन में देखने को मिलते थे, जब महिलाओं को उनकी बात कहने का अवसर नहीं मिला गया, या उनका उत्पीड़न हुआ, उनको डराया गया, धमकाया हुआ, उनका शोषण किया गया। इसलिए हमारे समाज में कहीं ना कहीं एक जेंडर बायस था। जेंडर बायस का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति एक भेदभाव की भावना होना। आप लोग जानते हैं कि हम लोग, हमारे घरों में जब बच्ची बेटियां होती हैं, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, कहीं ना कहीं एक मन में वो रहता है कि ओ बेटी हो गई, या फिर किसी की तो सिर्फ 3 बेटियां हैं, 2 ही बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो वो प्रेफरेंस घर में होता है। वही चीज जाके उसको शादी के बाद महिलाओं को फेस करनी पड़ती है, वहां पे भी बहुत चैलेंजेस होते हैं। एंड सेम चीज वर्क प्लेस में जब आते हैं महिलाएं, तो कहीं ना कहीं उनको ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स में ही देखना पसंद किया गया। अगर महिलाएं टीचर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नर्स है तो बहुत अच्छी बात है, पर जो मैनेजरल पोजीशन है, जो लीडरशिप पोजीशंस हैं, या ऐसी पोजीशंस हैं जब महिलाओं के पास ज्यादा पावर आती है, उन पोजीशंस में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। एंड इस वजह से महिलाएं जो काम करने जाती भी हैं, कामकाजी महिलाएं भी कहीं ना कहीं अपने जॉब की सिक्योरिटी के लिए किसी मेल बॉसेस पे या मेल सुपीरियर्स में, मेल मैनेजमेंट, मेल डोमिनेटेड मैनेजमेंट में डिपेंडेंट रहती हैं। एंड क्योंकि सामाजिक ढांचा ऐसा है, तो फिर वर्क प्लेस में भी ढांचा ऐसा होता है। जब वर्क प्लेस में जब ढांचा होता है इस तरीके का, तो कहीं ना कहीं महिला के उत्पीड़न होने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि वहां पे उसकी रोजी रोटी से बात जुड़ी हुई है। अगर कुछ उत्पीड़न हो भी रहा होगा तो वो आसानी से खुल के मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको डर लगा रहेगा कि कहीं मेरी नौकरी ना छूट जाए।
आजकल के जमाने में, इतनी महंगाई के जमाने में, वैसे ही पैसा कमाना पुरुष हो चाहे महिलाएं, दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। एंड कहीं महिलाएं अगर उनका हैरेसमेंट हो रहा हो तो कहीं ना कहीं उनको खुल के बोलना और मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज व्हाई इस जेंडर गैप, इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए ये स्पेशल प्रोविजन आया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओनली विमेन, दिस इज नॉट फॉर मेन। एंड जब ये एक्ट आया तो एक्ट के बाद रूल्स भी आए थे। जब भी कोई एक्ट होता है तो उसको सपोर्ट में रूल्स आते हैं जिससे उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो सके। एंड 9 दिसंबर को इसके 10 साल भी हो गए। कोई मुझे बता सकता है कि 9 दिसंबर को ही ये एक्ट जब पारित हुआ था तो 9 दिसंबर की क्या विशेषता है? कैन एनीबडी टेल मी? 9 दिसंबर को बिकॉज उस वक्त यूपीए की गवर्नमेंट थी तो सोनिया गांधी जी का बर्थडे आता है। So in her honor, that day was chosen for enacting the act. That's okay. But the point is कि now coming back to the provisions of the act, इस act के क्या provisions हैं यहाँ पे? सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि aggrieved woman कौन होती है। aggrieved woman यानी कि कौन इस act के अंदर complain कर सकता है। पहली बात है सिर्फ महिला complain कर सकती है। इस एक्ट में पुरुष को कंप्लेन करने का अधिकार नहीं है, तो क्योंकि ये महिलाओं के संरक्षण के लिए है। एंड एग्रीव्ड वुमन कौन होती है? एग्रीव्ड वुमन कोई भी होती है जिसको लगता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो यौनिक हिंसा है या यौनिक उत्पीड़न है। अगर उसको लगता है और अगर वो कहती है तो वो इस एक्ट के अंतर्गत कंप्लेन कर सकती है। हम आगे जानेंगे कि प्रोसेस क्या है उसका, लेकिन यहाँ पे जानने की बात है कि एग्रीव्ड वुमन जो है वो सिर्फ ये नहीं कि हम काम करने आते हैं यहाँ पे तो हम कामकाजी महिलाएं हैं तो हम एग्रीव्ड वुमन हैं। आप जहाँ काम करने जाते हैं वो तो एग्रीव्ड वुमन है ही क्योंकि आप आए हैं, लेकिन आपके घरों में जो महिलाएं काम करने आती हैं वो भी अगर उनके साथ भी कोई उत्पीड़न होता है तो वो भी एग्रीव्ड वुमन हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो घर है अगर वहाँ कोई महिला काम करने आती है तो वो उसका वर्क प्लेस हो गया, तो हमको वो समझने की जरूरत है। सो एग्रीव्ड वुमन जो कोई कंप्लेन लिखाती है तो वो जो महिला है वो किसी भी एज ग्रुप की हो सकती है। जरूरी नहीं है कि उसकी शादी हुई नहीं हुई, किसी भी एज ग्रुप की, ऐसा कुछ नहीं है। वो शादी हुई है नहीं हुई है, उसकी उम्र कुछ भी है, कोई भी कास्ट क्लास कोई भी पोजीशन से है, अगर कोई महिला है उसको लगता है कि उसके साथ जो भी हुआ वो उत्पीड़न है तो वो कंप्लेन कर सकती है। एंड हमें एक और चीज समझने की जरूरत है, इस एक्ट के अंदर कंप्लेन करने के लिए कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी पर्टिकुलर वुमेन को डिनाई कर दे कि ये महिलाएं कंप्लेन नहीं कर सकती, सिर्फ ये कर सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी महिला अगर उसको लगता है अगर वो उसके वर्क प्लेस में उत्पीड़न हुई है तो वो कंप्लेन कर सकती है। ऐसा कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं बना सकते कि ये एक महिला के लिए है तो दूसरी महिला के लिए नहीं है। देन एम्प्लॉय कौन है? एम्प्लॉय मतलब इस एक्ट में जहां जहां एम्प्लॉय शब्द का यूज किया गया वो कौन हो सकता है? मतलब एम्प्लॉय इन द सेंस जब इस एक्ट के अंदर कंप्लेन करेंगे तो जो रिस्पोंडेंट होगा जिसके खिलाफ महिला कंप्लेन करेगी वो पुरुष हो सकते हैं और महिलाएं दोनों हो सकती हैं। मतलब कंप्लेन हमेशा महिला करेगी, पुरुष को करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिसके खिलाफ कंप्लेन होती है वो एम्प्लॉय जो है वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है, क्योंकि उत्पीड़न महिलाएं पुरुष दोनों कर सकते हैं। सो वहां पे दोनों के अगेंस्ट रिस्पोंडेंट हो एज अ रिस्पोंडेंट कंप्लेन हो सकती है। एंड इसलिए जरूरी नहीं है कि परमानेंट पोजीशन पे हो, अगर कोई टेम्पररी है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, डेली वेजर है, वो सब जो है इस एक्ट के अंतर्गत रिस्पोंडेंट हो सकते हैं। मतलब अगर कोई दिवाली के दिन 1 घंटा भी कैंपस को साफ करने आता है या आती है कोई महिला, अगर वो भी उस वक्त भी अगर वो कुछ ऐसा कर देते हैं, ऐसा कोई एक्शन कर देते हैं जिससे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, तो जिसके खिलाफ किया गया वो सिर्फ उतने टाइम के हैरेसमेंट में भी कंप्लेन कर सकते हैं। सो दैट मीन्स उसके लिए किसी की परमानेंट होने की जरूरत नहीं है। कोई इंटर्न जो काम करने आता है वर्क पे, उसकी तो सैलरी भी नहीं मिलती, बट क्योंकि वो वर्क प्लेस पे आ रहा है, अगर उसने भी कोई गलत हरकत करी तो उसके खिलाफ भी कंप्लेन हो सकता है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड।
एंड द अदर थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज ऑल्सो दैट विजिटर्स, वर्क प्लेस में सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं आते, परमानेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल, एड हॉक, डेली वेजर, इंटर्न्स, ट्रेनी, वर्क प्लेस में कई बार विजिटर्स भी आते हैं, यू नो। तो कोई विजिटर भी अगर वर्क प्लेस पे आता है, उसके अगर उसने कुछ गलत किया तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन उसके अगेंस्ट भी करी जा सकती है। देन एम्प्लॉयर कौन होता है? ऑब्वियसली एम्प्लॉयर इज जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो मैनेजमेंट है, जो हेड होते हैं, वो होते हैं एम्प्लॉयर। एंड हर एम्प्लॉयर को इस एक्ट के अंतर्गत आईसीसी कमेटी का गठन करना है, मतलब गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, यूनिवर्सिटी हो, सबके ऊपर लायबिलिटीज हैं यहाँ पे इस एक्ट को इम्प्लीमेंट्स करने की और जो भी प्रोविजंस हैं उनको कंप्लाई करने की। सो दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। देन अब हम सीधे आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज में कि आखिरकार सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है। यौनिक उत्पीड़न कोई भी किसी भी प्रकार का अनवेलकम एक्ट या बिहेवियर होता है। नाउ अनवेलकम एक्ट एंड बिहेवियर क्या होता है? जब हम काम करने आते हैं तो हम सबसे एक प्रोफेशनल बिहेवियर की अपेक्षा होती है कि हम सब यहाँ पे प्रोफेशनली काम करेंगे, ठीक है। प्रोफेशनल बिहेवियर मतलब जहाँ पे हम किसी की रिस्पेक्ट करें, काम करें एंड ऑल ऑफ दैट। बट हम सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग रीजन के हो सकते हैं, हमारी परवरिश अलग होती है, तो हम सबकी वैल्यूज अलग होती हैं। लेकिन अगर हम वर्क प्लेस में आए तो हमसे उम्मीद होती है कि हम एक जैसा प्रोफेशनल रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करें। बट अगर कोई रिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं करता है, कोई अपनी सीमा या मर्यादा को लांघता है, तो वो फिर हैरेसमेंट हो सकता है कि नहीं, वो हम समझेंगे। तो उसके लिए अनवेलकम एक्ट एंड बिहेवियर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो हमें कोई कुछ बोलता है, कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, हमारे से बर्ताव करता है तो हमें अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा बर्ताव करता है जो अनचाहा बर्ताव है, जो हम नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ करे, जो हमें जिसको देख के हमें कुछ पीड़ा पहुंचती है, हमें दुख होता है या हमें झिझक होती है या डर लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अनवेलकम गेस्ट होते हैं। जैसे कई बार होता है हमारे घर में कोई हमारे पसंद के गेस्ट आए तो हम बहुत उनकी वेलकम करते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, खूब गप्पे मारते हैं उनके साथ। बट कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे गेस्ट आ जाते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको हम जल्दी से भगा दें, उनसे हम ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते, उनको टू द पॉइंट चाय पिला देंगे, ज़्यादा उनके साथ गॉसिप नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज वी डोंट लाइक देम। तो हम मन ही मन उनके साथ अनचाहा बिहेवियर कर रहे हैं। तो जब वर्क प्लेस में आते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे भी वही वाली फीलिंग आ जाती है। कई बार क्या होता है कि अगर आपके बॉस है या सीनियर है कोई आपसे, तो अगर वो कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि आप इमिडिएटली उनके मुंह पे बोल नहीं सकते, वो अनचाहा व्यवहार होता है। यानी कि आप मुंह पे नहीं बोल सकते कि आप ये मत बोलिए, ये मत करिए, आप मन ही मन में चाहते हैं कि वो ना करे, बट आप डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। कई बार आपको कुछ महीने, कुछ साल भी लग जाते हैं उस चीज के बारे में बोलने के लिए कि आप प्लीज ये मत करिए या ये मत कहिए, मुझे पसंद नहीं है। तो वो जो अनवेलकम गेस्ट के साथ जो एक बहुत ही एक वियर्ड फीलिंग होती है हमारे मन में, वो सेम फीलिंग यहाँ पे रहती है। तो वो अनचाहा व्यवहार है जहाँ पे हम उस चीज को साथ खुश नहीं है। तो जब हम अनवेलकम बिहेवियर को या एक्ट को हम समझेंगे तो हमें उस चीज को समझने की जरूरत है कि कंसेंट क्या होती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट में सबसे बड़ी बात होती है कंसेंट की। मतलब अगर मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट करे तो मुझे खुशी लगेगी, मैं थैंक यू बोलूंगी। तो अगर मैं थैंक यू बोल रही हूँ मतलब मैं उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, मेरी कंसेंट है आपके, मेरे को स्वीकृति है जो भी आप बोल रहे हैं उस बात पे। बट अगर आपको ऐसे शब्द बोले, ऐसी कोई कमेंट करो जो मुझे पसंद नहीं आए, तो या तो मैं आपको बोलूंगी कि चुप रहिए, या कुछ उल्टा जवाब दूंगी, या मैं रिएक्ट नहीं करूंगी। ओके, सो वो सब हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ वेलकम नहीं किया, मैंने उस चीज को रिजेक्ट किया। सो वर्क प्लेस में ऐसी चीजें को डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड दैट इज वाई इस एक्ट में हर चीज को स्पेसिफाई किया गया है। तो उसका कारण क्या है कि जब कंसेंट होती है तो कंसेंट एंड फ्री कंसेंट में फर्क समझने की जरूरत है। कंसेंट मतलब जैसे कि मैम ने मुझे बोला कि आज आके आप यहाँ लेक्चर दीजिएगा, तो मैंने बोला यस, मैं आके यहाँ लेक्चर दूंगी, और मैं यहाँ आ गई। तो उन्होंने कोई कार्य दिया, मैंने कंसेंट दिया एंड मैं खुशी खुशी यहाँ आ गई। बट
तो ये हो गई कि मैं फ्री कंसेंट थी, मैं खुशी खुशी यहाँ आई आप लोगों से बात करने के लिए। बट अगर आज मैम या कोई मुझे ये बोलता कि अगर मैं यहाँ आऊँ और मैं बोलती मुझे नहीं आना, मुझको आज मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आना चाहती, बट अगर कोई मुझे अगर मैम बोल देती या कोई मुझे ऐसा बोलता कि अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगी तो मुझको मार दिया जाएगा या मेरे को डराया जाता कि मेरे किसी परिवार के व्यक्ति को हानि करी जाएगी, अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे उसके कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी मैं आती और मैं सेम लेक्चर दे के जाती। तो दोनों चीजों में मेरी कंसेंट थी, बट दूसरे सिनेरियो में मेरी कंसेंट जो थी वो फ्री कंसेंट नहीं थी, वो मैंने दबाव में आके आप लोगों को आके यहाँ लेक्चर दिया। तो जब वर्क प्लेस में कुछ होता है तो वहां पे कई बार बहुत चीजों की कंसेंट तो होती है, बट वो कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट नहीं होती, कहीं ना कहीं मजबूरी में दी गई कंसेंट होती है। इसलिए यहाँ पे कंसेंट को समझना जरूरी है, इस अनवेलकम शब्द को समझना जरूरी है कि कौन सी चीजें जो करने में हमें अटपटा लगता है और हम वो नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे बड़ी बात होती है पावर। जब हम कंसेंट की बात करते हैं तो वहां पावर की बात आ जाती है। पावर यानी कि कोई व्यक्ति उस चीज को ना करने के लिए उस कहने की उसके पास पावर थी कि नहीं थी। अगर जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को जब रेप के केसेस होते हैं तो छोटे बच्चों की कंसेंट को भी कंसेंट नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया कि 18 साल के जो छोटे बच्चे हैं, वो महिला है अगर या पुरुष है, तो उसकी कंसेंट जो है उनमें अभी क्षमता नहीं है, वो इतने मेंटली इतने एम्पावर्ड नहीं है कि वो सही गलत को समझ सके, इसलिए ऐसा किया गया। सो वैसे ही कई बार सोशल सिचुएशन ऐसी होती है या प्रोफेशनल पोजीशन ऐसी होती है कि महिला कई बार उसके पास पावर नहीं होती ना करने की। तो क्योंकि उसके पास पावर नहीं होती है ना करने की, इस वजह से उसके साथ जो हो रहा होता है, कई बार कंसेंट देते हुए भी उस कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है। एंड इस वजह से हमें इसके एक एक डिटेल को समझने की जरूरत है। हम स्लाइड बाय स्लाइड इसकी डिटेल्स को समझेंगे, लेकिन उसके साथ हमें ये भी समझने की जरूरत है सिर्फ एक्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट को नहीं बताया गया। सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, ये एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट के अंतर्गत पहले भी मिसकंडक्ट में आते थे एंड मिसकंडक्ट को मान के डिसिप्लिनरी एक्शन लेके किसी व्यक्ति को वैसे भी नौकरी से निकाला जा सकता है अगर वो वर्क प्लेस में कोई गलत हरकत करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट अपने आप में एक मिसकंडक्ट है। एंड सिर्फ वो नहीं, कोई महिला अगर चाहे तो अगर उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है तो वो सीधे पुलिस के पास जा सकती है और सेक्शन 354A में आईपीसी में वो कंप्लेन FIR लिखवा के सीधे कंप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज इट्स एन IPC ऑफेंस। ओके, सो जरूरी नहीं है, महिला के पास 3 ऑप्शन होते हैं, उसको कौन सा रूट लेना है। एंड आमतौर पे अगर महिलाओं की वर्क प्लेस में अगर कोई उनकी नहीं सुनता तो यूजुअली लोग पुलिस के पास चले जाते हैं, या कई बार पुलिस के पास भी जाते हैं, वर्क प्लेस में, दोनों जगह कंप्लेन करते हैं। सो हम एक एक चीज को देखेंगे। तो पहला है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस। ये चीज समझना आसान है कि कोई किसी को छूने की कोशिश करे, गले लगाने की कोशिश करे, कंधे पे हाथ रखने की कोशिश करे, तो ये सब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जहाँ होता है, बॉडी कॉन्टैक्ट, तो वो फिजिकल कॉन्टैक्ट है। एंड एडवांसेस, कई बार कॉन्टैक्ट होने की कोशिश करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत मसले आते हैं जहाँ पे किसी बॉस ने या किसी सीनियर ने किसी महिला के साथ उसको गले लगाने की कोशिश की, वो लगा नहीं पाया, वो डर के वापस आ गई, तो उसके बाद फिर पुरुष ये नहीं कह सकता कि मैं तो लगाने गया था लेकिन मैं लगा नहीं पाया तो मैंने सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं किया। बट कोशिश करना अपने आप में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि आप उसमें सक्सेसफुल हो पाए कि नहीं। क्यों? इसके लिए क्योंकि हमें समझने की जरूरत है यहाँ पे उस पुरुष की मंशा क्या है वो मैटर नहीं करती, महिला पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो वैल्यू करता है। तो महिला अगर उसके साथ कुछ ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा हो, कोई उसके पास जबरदस्ती उसकी मर्जी के खिलाफ गले लगाने की कोशिश करेगा, तो महिला के मन में हमेशा डर बैठ जाएगा। दैट इज व्हाई
इम्पैक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन किसकी मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है. एंड द अदर पॉइंट हियर इज कि कई बार ये चीज बहुत वर्क प्लेसेस में हमने सुनी है, ऐसी बहुत कंप्लेंट्स आती हैं जहाँ पे कोई पार्टी हो रही है, होली हो रहा है, दिवाली मिलन हो रहा है, किसी का बर्थडे है, तो लोग तस्वीर खिंचाते हैं, फोटोज बहुत खिंचाते हैं. सोशल मीडिया का जमाना है, तो फोटोज में कई बार किसी पुरुष ने किसी के कंधे पे हाथ रख दिया या किसी को बर्थडे में गले लगा लिया. तो ये बहुत छोटी बात लग सकती है, बट ये छोटी बात होती नहीं है, क्योंकि कुछ कल्चर्स में कुछ महिलाएं काफी मॉडर्न होते हैं, उनको गले लगाने में या हाथ मिलाने में, कंधे पे सर रख के फोटो खिंचाने में, ये सब चीजें नॉर्मल हो सकती है, बट कुछ महिलाओं के लिए ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती. तो कौन सी महिला का क्या कल्चरल अपब्रिंगिंग है, उसकी क्या वैल्यूज है, वो महिला तय करेगी, पुरुष तय नहीं करेगा. तो जो चीज महिला को अगर पसंद नहीं है, चाहे पुरुष वो सेम सबके साथ करता हो, बट अगर दो महिलाएं हैं, एक को गले लगाना पसंद है, एक को नहीं पसंद है, या एक को कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचाना पसंद नहीं है, तो वो दूसरी महिला कंप्लेन कर सकती है. सो व्हाटएवर वुमेन फील्स इज नॉट राइट इज इम्पोर्टेंट, नॉट व्हाट इज द कल्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. ओके, देन सेक्सुअल नेचर कॉन्वर्जेशन. ये तो आप लोग जानते हैं, सेक्सुअल नेचर कॉन्वर्जेशन यानी कि कोई ऐसी बात करना जो कि रोमांटिक किस्म की हो, सेक्सुअल नेचर की हो, फ्लर्टिंग किस्म की हो, ये सारी बातें करना सेक्सुअल हैरेसमेंट में आते हैं. एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स गाने गाना या शायरियाँ करना, या कई बार राधा कृष्ण के कॉन्टेक्स्ट में बातें करना, ऐसे इनडायरेक्ट बातें करना, वो सब सेक्सुअल हैरेसमेंट में आ जाता है. एंड क्योंकि सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स का जमाना है, तो एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल नेचर एसएमएस ऑन या ऑफ ड्यूटी, ये समझने की जरूरत है. छुट्टी वाले दिन पे अगर कोई किसी को मैसेजेस भेजता है, अनचाहे मैसेजेस, तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है. या कोई कोई किसी के वेकेशन पे गया है, कोई लंबी छुट्टी पे गया है, तब भी अगर कोई वर्क प्लेस का एम्प्लॉय दूसरे वर्क प्लेस एम्प्लॉय को कुछ अजीबोगरीब या अनचाहे मैसेजेस भेजता है, दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट. एंड सेक्सुअल नेचर एसएमएस ऑल्सो इंक्लूड्स इमोजीज. आप लोग जानते हैं, हार्ट वाले इमोजीज, किस वाले इमोजीज, हग वाले इमोजीज, इस तरीके के बहुत इमोजीज हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, व्हाट्सएप में. तो ये सारे जो इमोजीज हैं, वो भी अगर कोई महिला को लगता है कि कोई उसको भेज रहा है और उसको पसंद नहीं है, तो एक इमोजी के दम पे भी वो अपनी कंप्लेन फाइल कर सकती है. बिकॉज एन इमोजी कैन ऑल्सो हैव एन वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ द वुमेन, क्योंकि वो डर सकती है, उसको लग सकता है कि ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचता है, इसकी मंशा ठीक नहीं है. सो ऑल ऑफ दैट इंक्लूड्स. सो उसका कारण क्या है? वर्क प्लेस का मतलब ये नहीं है कि आपकी 9 से 5 की ड्यूटी है, उस वक्त ही जो मैसेज भेजे गए वो, ऐसा नहीं है. आपका रिश्ता आपके जो प्रोफेशनल कॉलीग के साथ जो है, वो अगले दिन उस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि शाम को, रात को या छुट्टी वाले दिन भी उसने क्या मैसेज भेजा. दैट इज वाई आपकी रिलेशनशिप यहाँ इंपॉर्टेंट है, नॉट द फिजिकल वेन्यू जहां पे वो बात कही जा रही है. देन सेक्सुअल नेचर ऑफ पिक्चर एंड वीडियोस. बहुत सारे गानों के लिंक कई बार लोग भेजते हैं किसी को, मीम्स भेजते हैं, बट अगर वो डबल मीनिंग मीम्स हैं या कुछ ऐसे सरकास्टिक हैं, ऐसा कुछ उसका मतलब है जो डेरोगेटरी है, वो सब फिर सेक्सुअल नेचर कॉन्वर्जेशन में आ जाएगा. ओके, एंड फिर वहां पे ये आर्ग्यूमेंट नहीं चलता कि मैंने गलती से लिंक भेज दिया, मैंने गलती से फोटो भेज दी. अगर आपने भेजी है और महिला उससे डर गई है, तो आपकी कंप्लेन बनेगी, आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है. सो पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो गलती से भी किसी को ना भेजे. देन स्टॉकिंग. स्टॉकिंग आप सब जानते हैं, किसी का पीछा करना. एंड पीछा करना जरूरी नहीं है कि फिजिकली पीछा करना, साइबर स्टॉकिंग भी. रोज रोज किसी को महिला से बात नहीं करनी, बट कोई व्यक्ति रोज उसको फोन कर रहा है, वो भी पीछा करना ही होता है. कोई किसी को फेसबुक में ऐड नहीं करना, इंस्टाग्राम में ऐड नहीं करना, तब भी जबरदस्ती रोज उसको फोटोज रिक्वेस्ट भेजते रहना, व्हाट्सएप में रोज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करते रहना. वो महिला रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बट कोई व्यक्ति उसको 1 महीने से रोज गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग विथ हार्ट इमोजी सब भेजे जा रहा है. दैट ऑल्सो इंक्लूड साइबर स्टॉकिंग, क्योंकि जबरदस्ती कोई पीछे पड़ गया है जब महिला को उसमें इंटरेस्ट नहीं है. सो दिस ऑल इंक्लूड स्टॉकिंग. एंड जब कोई महिला नहीं चाहती है कि ऐसा हो, तो वो कंप्लेन डेफिनेटली फाइल कर सकती है.
बिकॉज स्टॉकिंग इज अ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस अंडर द IPC. सो वो वहां चाहे तो महिला वहां जाके भी सीधे FIR भी लिखवा सकती है किसी व्यक्ति के खिलाफ. देन एनी अदर अनवेलकम वर्बल या नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर. इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि कई बार बोली जाए बातें या व्हाट्सएप वगैरह में लिखी जाए या कुछ फिजिकल एक्शन हो. कई बार चीजें बहुत इनडायरेक्ट होती है. इनडायरेक्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्क प्लेस में एक फीमेल कॉलीग है और एक मेल और कोई मेल कॉलीग किसी को बोले कि आप मेरे घर में दिवाली में आना, तो दिवाली में जाते हैं लोग, एक दूसरे के घर जाते हैं, कोई गलत बात नहीं है. मिठाई खाते हैं, आते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, गुड प्रोफेशनल बिहेवियर है. बट अगर वही पुरुष अगर किसी महिला को बोले, अपनी कॉलीग को बोले कि तुम मेरे घर आज शाम को आना, मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ इतना उसने बोला और महिला उसके घर गई नहीं, बट सिर्फ इतना बोलने पर, इस तरीके का ऑफर करने पर भी वो उसके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेन लगा सकती है. बिकॉज हमें सोशल कॉन्टेक्स्ट समझने की जरूरत है. भले ये स्टेटमेंट कि आज मेरे घर में कोई नहीं है तुम आना, ये अपने आप में कोई सेक्सुअल नेचर कॉन्वर्सेशन नहीं होगा, बट यहाँ पे इंटेंशन को समझिए. अगर उसकी इंटेंशन ठीक होती तो वो सबके सामने घर में बुलाता, बट अगर वो ये इंडिकेट कर रहा है कि मेरे घर में कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी गिल्टी माइंड वहां पे आ गया कि उसकी मंशा ठीक नहीं है, या ना जाने वो क्या सोच रहा है जो मैं इस तरीके से किसी लड़की को घर में बुला रहा है. सो इतना मैसेज करना भर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो जाएगा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट अनवेलकम थिंग कैन समटाइम्स बी वेरी ट्विस्टेड एंड वेरी इनडायरेक्ट. तो वो सब भी आएगा. देन कई बार वर्क प्लेसेस में ऐसे होता है कि एक ही जगह में बहुत सारे लोग काम करते हैं. जब बहुत सारे लोग काम करते हैं तो वहां पे दो पुरुष महिलाएं सब बैठते हैं. तो एक महिला बैठी है और दो पुरुष आपस में बातें कर रहे हैं, बट वो किसी मूवी को डिस्कस कर रहे हैं, कोई बहुत ही गंदी मूवी को डिस्कस कर रहे हैं और बहुत इस तरीके की बातें कर रहे हैं जो बहुत सजेस्टिव हैं, बहुत जो कि मर्यादा के खिलाफ है. इन अ वे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, पर वो आपस में बातें कर रहे हैं, महिला सुन पा रही है. तो वो हो सकता है कि वो सारी बातें महिला के लिए नहीं है, वो उनकी कुछ पर्सनल टॉक्स हैं. बट अगर वो वर्क प्लेस में गलत बातें कर रहे हैं जो कि प्रोफेशनल नहीं कहलाती, तो सिर्फ उनकी आपस में बात करना और अगर महिला सुन सकती है, so that is also sexual harassment, because everyone is expected to behave in a very professional manner at a workplace. Workplace पे porn देखना लैपटॉप पे या कहीं, ये सब unprofessional and sexual harassment कहलाएगा. And so इस तरीके के बहुत examples है, we can discuss them towards the end. Then workplace क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, workplace जरूरी नहीं है कि आपका फिजिकल कैंपस, अगर आप आफ्टर द वर्क कहीं पार्टी में भी जाना पड़ता है, वहां पे भी अगर आपको कोई कॉलीग मिलते हैं, अगर वहां पे भी कोई दुर्व्यवहार करते हैं, तो वो भी वर्क प्लेस में आ जाएगा. बिकॉज आपका कनेक्शन उस कॉलीग से वर्क प्लेस के बाद भी वो कॉलीग रहेगा, अगले दिन वो फिर वहां आपको ऑफिस में मिलेगा. तो वहां जो करी गई, जो आपका जो प्रोफेशनल जो पावर इक्वेशन है वो सेम है. तो वर्क प्लेस डजंट मीन जस्ट द फिजिकल प्लेस. एंड यूजुअली काम को लेके लोग फील्ड विजिट्स में जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, अलग अलग शहरों में जाते हैं, तो वो सब वर्क प्लेस आ जाता है. बिकॉज जहाँ काम कर रहे हैं वो तो वर्क प्लेस डायरेक्टली है ही. एंड क्योंकि आप लोगों की यूनिवर्सिटी है, तो आप लोग को समझने की जरूरत है, यहाँ स्पोर्ट्स के लिए जब कभी वेन्यू होते हैं, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, तो वो फिर सबका वर्क प्लेस हो गया. भले वो खेलने आ रहे हैं, बट बिकॉज दे आर कमिंग हियर फॉर सम वर्क रिलेटेड वर्क, तो वो फिर सब पे वहां पे जितने पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं सब आ जाएंगे पॉश एक्ट के अंतर्गत. कोई और कॉम्पिटिशन्स आप लोग कराते हैं, मैं आप लोग के फॉलो पेज को बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ, तो आप लोग के कॉम्पिटिशन्स होते हैं बहुत सारे, वहां पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आते होंगे, तो वो वेन्यू में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो सब कुछ वर्क प्लेस कहलाएगा. सो वो एक्ट फिर सब पे एप्लीकेबल होगी, जितने भी लोग वहां पे आ रहे हैं. दैट इज व्हाई एवरीबडी should be aware of how to behave in these kinds of work related activities. Then ये हमने थोड़ा मोटा मोटा बताया, बट
अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, किसी महिला को लगता है कि जो उसके साथ हो रहा है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ऐसे में फिर महिला क्या करेगी? वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी को कंप्लेन कर सकती है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी में आम तौर में 4 लोग होते हैं। कौन होता है? एक सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, महिला होती है जो, ठीक है, वो बहुत सीनियर होती हैं, एंड वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती हैं। देन 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ सोशल वर्क या वुमेन रिलेटेड इश्यूज में एक्सपीरियंस हो, एंड देन एक एक्सटर्नल मेंबर होता है। एक्सटर्नल मेंबर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक्सटर्नल मेंबर है उससे डिटरमाइन होता है इंडिपेंडेंस। हो सकता है कि जो बाकी 3 लोग हैं उनका कुछ बायस हो, क्योंकि उनका कोई रिश्ता है उस प्रोफेशनल कॉलीग के साथ, और जो इंडिपेंडेंट मेंबर होते हैं उनका कोई रिश्ता नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि एक्सटर्नल मेंबर है वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करेगा। अब इसीलिए जब भी जो एक्सटर्नल मेंबर जो ढूंढे जाते हैं, जो एनजीओ से होते हैं, मैं भी कई जगहों की एक्सटर्नल मेंबर हूँ, तो उनका निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है कि वो एम्प्लॉय जो कंप्लेनेंट और रिस्पोंडेंट किसी की पक्षधर ना हो, इंडिपेंडेंटली काम करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो टोटल 4 में से आधे जो लोग हैं वो महिलाएं होनी चाहिए, एंड 3 साल के लिए उनको एक बार में नॉमिनेट किया जाता है। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे यूनिट हैं, अगर 1 से ज्यादा यूनिट होते हैं तो हर यूनिट जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वो वहां पे आईसीसी, एक अलग से आईसीसी होने की जरूरत है। देन द अदर पॉइंट टू रिमेंबर इज कि क्योंकि आपकी यहाँ यूनिवर्सिटी है अंडर द पॉश एक्ट, तो आईसीसी इज इनफ, बट यूनिवर्सिटी है। वैसे आप यूनिवर्सिटी के लोग आए नहीं हैं, यूनिवर्सिटी के लिए हम अलग से सेशन करेंगे, बट यूनिवर्सिटी में एक्चुअली आईसीसी जो यूनिवर्सिटी वालों की होती है उसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। वहां पे 3 स्टूडेंट भी रखने होते हैं, एंड वहां पे नॉन टीचिंग स्टाफ को भी रखना होता है। So, जो हम उनके साथ स्पेसिफिक करेंगे तो वी विल डिस्कस दैट एट दैट टाइम। उनके प्रोविजंस थोड़े डिफरेंट है, उनकी वर्कशॉप अलग होती है, सो दैट वी विल डिस्कस लेटर। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्सिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा पॉश एक्ट को डिफरेंटली अप्लाई किया गया है, क्योंकि यूजीसी के रेगुलेशन के साथ वो बाउंड होते हैं। सो दैट हैज अ सेपरेट इम्प्लीकेशन। बट आप लोग क्योंकि काम करते हैं उनके साथ, तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर वहां पे जाते हैं या वो यहाँ पे आते हैं, उनके बच्चे देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ वर्क एंड दैट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। सो आई विल एक्सपेक्ट दैट नेक्स्ट टाइम जब भी यूनिवर्सिटी वालों के लिए अलग से जब ट्रेनिंग होती है तो वो चीज आप लोगों को भी बताई जाए, सो दैट यू ऑल्सो नो कि वहां पे कौन से स्पेशल प्रोविजंस हैं और आपको क्या क्या ध्यान रखना है। इसके अलावा लोकल कंप्लेंट्स कमिटी भी होती है, जैसे कि आईसीसी कमिटी आप लोगों के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो महिलाएं घर पे काम करती हैं वो कहाँ कंप्लेन करेंगी? वो लोकल कंप्लेंट्स कमिटी में करेंगी। वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने आईसीसी कमिटी नहीं बनाई या आईसीसी कमिटी डिसफंक्शनल हो गई, वो लोग भी लोकल कंप्लेंट्स कमिटी में कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर वो ऑर्गेनाइजेशंस या यूनिट्स जहाँ पे 10 लोग से कम काम करते हैं, कम लोग हैं, वो लोग भी लोकल कंप्लेंट्स कमिटी में कंप्लेन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी 4 मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, तालुका से एक व्यक्ति होता है और 2 एनजीओ से होते हैं। एंड यूजुअली कलेक्टेड ऑफिस में इनकी जानकारी होती है कौन कौन है, आप लोग भी वहां जाके पता कर सकते हैं। कुछ शहरों में कलेक्टर ऑफिस इज वेरी नाइस, उनके वेबसाइट में सबकी डिटेल्स वगैरह दिए हैं। भोपाल में ऐसी स्थिति नहीं है, तो आप वहां जाके पता कर सकते हैं कि भोपाल में लोकल कंप्लेंट्स कमिटी में कौन है। देन अब सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेन अगर किसी को करनी है तो वो क्या कर सकता है? वो 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लेन कर सकता है इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी को। लिखित में करना है, स्वयं करना है, कोई किसी के बिहाफ में नहीं कर सकता, खुद करने की जरूरत है। एंड वैसे तो 3 महीना इज द लिमिटेड टाइम लिमिटेशन, उसके अंदर ही कंप्लेन करना है। बट अगर कोई ऐसी परिस्थिति थी कि वो 3 महीने में कंप्लेन नहीं कर सकती थी महिला, तो ऐसे में वो बाद में भी कंप्लेन कर सकती है, अनटिल एंड अनलेस वो ये बात को सिद्ध कर पाए कि
उसको कंप्लेन करने में कंप्लेन 3 महीने के अंदर ना करने की कोई वजह थी। कई बार क्या होता है, डर के मारे या नौकरी छूटने की वजह से वो एकदम से लोग आवाज नहीं उठा पाते, तो 3 महीने से ज्यादा लग जाता है कंप्लेन करने में। तो अगर आईसीसी कमिटी मेंबर्स को लगता है कि जेन्युइन रीजन है, तो वो 3 महीने के बाद भी कंप्लेन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ तो उनको जो डिले है उसे कंडोन करने का अधिकार है। उसका इतना यौन उत्पीड़न हो गया हो कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना रहे या वो मर जाए, मृत्यु हो जाए, तो ऐसे में कोई और व्यक्ति जिसको मालूम था उस घटना के बारे में वो भी उसके बिहाफ में कर सकता है। बट अदरवाइज महिला को खुद ही करना है, अपना नाम लिखित में उसको आईसीसी मेंबर्स को सबमिट करना है। देन जो आईसीसी कमिटी मेंबर्स है उसकी पावर्स क्या है, उनके पास इन अ वे सिविल कोर्ट जैसी पावर्स है। सिविल कोर्ट जैसी पावर्स इन द सेंस किसी को नोटिस भेजना, एविडेंसेस देखना, सवाल जवाब करना, जैसे कोर्ट्स में होता है, उस टाइप की पावर्स उनके पास अवेलेबल होती है। एंड जो भी आईसीसी कमिटी के पास की उनके ऊपर जवाबदारी होती है, ये पूरे कंप्लेन को ले, महिला को अवसर दे उसकी बात कहने का, रिस्पोंडेंट को अवसर दे उसकी बात कहने का, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करके एविडेंस देखने के बाद वो किसी निष्कर्ष पे निकलते हैं। उस निष्कर्ष के बेसिस पे वो एक रिपोर्ट बनाते हैं एंड रिपोर्ट उनको सबमिट करनी होती है एम्प्लॉयर को। उसके बाद जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो आपका मैनेजमेंट होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने की। एंड आईसीसी कमिटी जो है उसको ये नहीं कि वो लेके बैठे रहना है। आईसीसी कमिटी को 3 महीने के अंदर कंप्लीट करनी है अपनी इन्वेस्टिगेशन। कमिटी की जो भी रिकमेंडेशंस हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ये ड्यूटी होती है एम्प्लॉयर की कि वो रिपोर्ट भेजे आईसीसी मेंबर्स को कि उन्होंने क्या किया, क्या एक्शन लिया, जो बोला गया एक्शन वो लिया कि नहीं लिया, व्हाट दे हैव डन, दैट्स इम्पोर्टेंट। जब तक ऐसा नहीं होगा तो फिर इस एक्ट का मतलब ही क्या हुआ, दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कंप्लाई। देन जरूरी नहीं है कि हर इशू को सीधे कोर्ट कचहरी में ले जाया जाए या हमेशा कुछ इन्वेस्टिगेशन करी जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ इशू या कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कि छोटे मोटे होते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, किसी के बोलने का आशय वो नहीं था, या कई बार किसी ने मजाक में बोल दिया, छोटी बात थी, वो अपॉलॉजी देने के साथ मामला सॉल्व हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि एक कंसिलिएशन यानी कि समझौता, बातचीत करके बात को सुलझाने का अवसर दिया जाए, तो जिसको हम इनफॉर्मल मैकेनिज्म कहते हैं। जरूरी नहीं है कि कमिटी पूरी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दे और प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएं। कई बार वो कंसिलिएशन के अगर कंप्लेनेंट चाहे, खुशी खुशी चाहे, उसकी सहमति से फिर वो रिस्पोंडेंट के साथ कंसिलिएशन का अवसर भी उसको दिया जा सकता है। एंड इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि जब भी वहां पे दोनों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए, उनसे बातचीत करी जाए, तो ऐसे में कोई जो समझौता हो, जो कॉम्प्रोमाइज किया जाए, जो बातचीत को अगर उसको समझाया जाए, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो इन अ वे करा जाए, दैट वो चीज दोनों की सहमति से होनी चाहिए एंड उसके बीच में कोई पैसों का लेन देन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट विल डिफीट द पर्पस ऑफ दिस काइंड ऑफ कंसिलिएशन। देन सेटलमेंट जो है वो हमेशा ऐसा हो, एमिकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को महिलाओं को डरा धमका के उनके साथ जबरदस्ती सेटलमेंट कराया जाए। इट शुड बी विथ फ्री कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट इन एमिकेबल वे, जहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं रहे, उसको सुलझाने के लिए, नॉट टू इंक्रीज, नॉट टू री-विक्टिमाइज द वुमेन। देन पनिशमेंट, कई बार महिला को अगर लगे कि नहीं, उसको पूरी कंप्लेन, फॉर्मल कंप्लेन करनी है, फॉर्मल मैकेनिज्म के बाद उसके खिलाफ पूरा प्रोसीडिंग्स करी जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट
कि एंड में जो भी पनिशमेंट रेकमेंड करती है आईसीसी उसको एम्प्लॉयर इम्प्लीमेंट करे। पनिशमेंट क्या क्या हो सकती है? पनिशमेंट कई बार सिंपल ट्रांसफर हो सकता है, कई बार नौकरी से, अगर बहुत सीवियर चीज है तो नौकरी से निकाल दिया जाता है, कुछ बहुत ही सीरियस किया है तो कई बार एफआईआर भी साथ में लिखवाई जाती है अगेंस्ट द अगर उसने कुछ क्राइम किया है तो, सीरियस क्राइम किया है तो, सो दैट वुमेन को जस्टिस मिले। सो ऑल ऑफ दैट, इस तरीके की पनिशमेंट दी जाती हैं। कई बार उसका प्रमोशन रोक दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स आर गिवन, एंड ये जो भी पनिशमेंट होती है इट शुड बी प्रपोर्शनल। ये प्रपोर्शनल होनी चाहिए, जो रिस्पोंडेंट ने जो भी किया उसके प्रपोर्शन में उसको पनिशमेंट दी जाती है। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। देन एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है कि जो भी प्रोसेस होती है, जो भी प्रोसीडिंग्स होती है, वो हमेशा सच्ची होनी चाहिए, झूठी नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई महिला जानबूझ के फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर ले या गलत इंटेंशन से झूठी कंप्लेन लिखवाए किसी पुरुष के खिलाफ, और अगर ये बात सिद्ध हो जाए तो महिला को भी पनिशमेंट हो सकती है कि आप किसी को जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। सो फॉल्स कंप्लेन करने की या फॉल्स एविडेंस करने की पनिशमेंट महिला को भी दी जा सकती है, सो दैट महिलाएं इस एक्ट का दुरुपयोग ना करें। एंड ये यूजुअली सर्विस कंडीशंस के हिसाब से मिसकंडक्ट मान के वहाँ पे प्रोसीडिंग्स करी जाती हैं। एंड द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंशियलिटी। ये बहुत जरूरी है कि जो भी कंप्लेन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, बिकॉज अगर कंप्लेन कॉन्फिडेंशियल नहीं होगी तो फिर इट इज रियली रियली डिफिकल्ट टू, फिर तो महिलाएं डर जाएंगी, डरेंगी, कंप्लेन ही नहीं करेगा क्योंकि महिला को लगेगा मेरी बदनामी होगी। तो इसलिए महिला का नाम कहीं नहीं आना चाहिए, जिसके खिलाफ कंप्लेन हो रही है उसका नाम भी नहीं आना चाहिए, जो विटनेसेस हैं उनका भी नाम नहीं कहीं आना चाहिए। महिला की जो कंप्लेन का जो कंटेंट है वो बिल्कुल सीक्रेट रहना चाहिए, वो किसी को बताना नहीं चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कई बार बातें पूरी सोशल मीडिया में चली जाती है, मीडिया में चली जाती हैं, ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं है। एवरीथिंग शुड बी सीक्रेट। एंड आज की डेट में महिलाओं का नाम रिवील करने के लिए कोर्ट्स जो है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे रही हैं टू पीपल जो जानबूझ के महिलाओं को बदनाम करते हैं जब वो किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट के खिलाफ आवाज उठाती है। सो कोर्ट इज गेटिंग रियली रियली सीरियस विद दीज थिंग्स व्हेन द पीपल ब्रीच द कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज रिलेटेड टू हैंडलिंग ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट्स। तो ये बहुत बहुत सीरियस और सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि अगर महिलाएं डरेंगी अपनी बदनामी से तो वो कभी सेक्सुअल हैरेसमेंट को रिपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, एंड ऐसे में फिर बढ़ावा मिलता है इस तरीके के सेक्सुअल हैरेसमेंट। सो ये कुछ फॉरेन में भी काफी स्ट्रिक्टनेस थी इस चीज को लेके कि जो भी मैटर है कंप्लेंट का उसको पब्लिश कहीं नहीं किया जाएगा इन एनी फॉर्म। अब एम्प्लॉयर की क्या क्या ड्यूटीज हैं, आप यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर है, जो मैनेजमेंट है, उनकी ड्यूटीज क्या क्या हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि आपके कैंपस में सब सेफ रहे। तो जब एम्प्लॉयर की जो ड्यूटीज हैं वो तो हैं, मैं आपको भी डिस्कस करूंगी, बट हमें समझने की जरूरत है ड्यूटीज हमेशा सिर्फ एम्प्लॉयर की नहीं होती है। कभी भी कोई एनवायरनमेंट किसी कैंपस का या किसी ऑफिस का सेफ रखना सिर्फ एक व्यक्ति या 3-4 व्यक्ति के बस की बात नहीं है। दिस इज अ combined responsibility of each and every employee to be there with each other, to take care of each other and to ensure कि किसी की presence से या किसी की behavior से कोई hurt नहीं हो रहा हो, कोई harassed feel नहीं कर रहा हो। That is why employer भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा सके, उसके लिए it is really important कि सब लोग उसको सहयोग करें। So first is safe environment रखना, जिससे कि कोई गलत व्यक्ति आके किसी के साथ कुछ गलत व्यवहार ना करे, ये ड्यूटी है। देन आपके ऑफिसेज में, हर ऑफिस में जो भी आपके ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं वहां पे किसी कॉन्स्पिक्यूअस यानी कि किसी मेन जगह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है उसका एक बोर्ड बनवाया जाए, पोस्टर लगवाया जाए, जिससे लोगों को मालूम पड़े कि यौन उत्पीड़न करना गलत बात है, नहीं करना चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट बट कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग एड्स की बात है,
जैसे ये रोज आप लोग देखते हैं टीवी में ऐड आती है, अमूल की ऐड रोज आती है, अमूल बहुत बड़ा ब्रांड है, उसकी रोज ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो ऐड करना बंद भी कर देंगे तब भी लोग उनके प्रोडक्ट्स लेंगे, पर तब भी वो एड्स करते हैं। एड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एड? एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑल अबाउट रिमाइंडर्स, सो दैट वो चीज बनी रहे, एवरीबडी नोज कि यस अमूल इज अ ब्रांड। तो वैसे ही बात है कि इट इज इम्पोर्टेंट। जस्ट बिकॉज एक ट्रेनिंग हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमेशा याद रखेंगे, आपके माइंड में हमेशा वो चीज बनी रहे, इसलिए ये पोस्टर्स होना, ये बोर्ड्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो ऑफलाइन काम करते हैं, नहीं जो ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए महीने में एक बार, 2-3 महीने में एक बार कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए, या एटलीस्ट एक ईमेल भेजते रहने चाहिए महीने में एक बार कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, क्या नहीं होता, कुछ पोस्टर या कुछ वीडियो छोटी सी जो कि उसके बारे में हो, सो दैट एवरीबडी नोज क्या क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है और क्या क्या नहीं होता है, एंड क्यों ये चीज़ें बहुत संवेदनशील है। जैसे कि जितनी अवेयरनेस जनरेट होगी उतना लोग घबराएंगे कुछ गलत करने से। So that is why that is really important. What else is important is also that सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट और उसकी पनिशमेंट नहीं लिखनी है, क्या लिखना है? ये भी लिखना है कि जो कमिटी मेंबर्स हैं उनके नाम और उनका नंबर, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी वहां पे साथ में लिखने हैं, कि कोई महिला को लगे कि अगर उसका गलत हो रहा है, उसको पता हो कि मुझे कहाँ कंप्लेन करना है, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसलिए जो भी आपके आईसीसी मेंबर्स हैं उनका नाम आप वहां पे साथ में लिखा होना चाहिए। ये मैंडेटरी ड्यूटी है टू कंप्लाई विद द पॉश एक्ट। एंड अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई प्रोविजन है जो आपके एम्प्लॉयर नहीं कर रहे, तो उनकी कंप्लेन करनी इज नॉट द पॉइंट। आपको जाके बस एचआर को रिमाइंड कर देना चाहिए, तो वो उसको अपडेट कर देंगे, वो काम कर देंगे। सो दैट इज हाउ यू सपोर्ट योर एम्प्लॉयर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एंड जैसे कि आप लोग के बहुत सारे ऑफिसेज हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो हर यूनिट जहाँ पे 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पे एक अलग इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी होगी, ठीक है, क्योंकि इसको डिसेंट्रलाइज्ड मोड ऑफ मैनेजिंग द एक्ट। देन और क्या है? ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ये तो रखा ही गया है। सो वाई यहाँ पे बोला गया? यहाँ पे इसलिए बोला गया कि टू ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स रेगुलर इंटरवल्स। मतलब कई बार क्या होता है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एक बार में सारे एम्प्लॉइज, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 5-6 हजार लोग काम कर रहे हैं, 1 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो एक साथ सबको रखना तो पॉसिबल नहीं, फिर लोग काम क्या करेंगे अगर सबको सबकी वर्कशॉप ही होती रहेगी तो। इसलिए रोटेशन में हर महीने एक का या 2 महीने में हर संडे करके ऐसा इंश्योर करना कि ईच एंड एवरी पर्सन की अवेयरनेस हो चुकी हो। जेंडर सेंसिटाइजेशन की अलग से अवेयरनेस करी जाए, जो यूनिवर्सिटी वाले हैं उनकी यूनिवर्सिटी वाली जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है उसकी ट्रेनिंग कराई जाए, आईसीसी मेंबर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग कराई जाए, इस तरीके की अवेयरनेस। क्योंकि जितनी अवेयरनेस होगी उतना लोग गलत करेंगे नहीं, और अगर गलत हो रहा होगा तो उसको भी समझेंगे और कंप्लेन कर सकेंगे। तो दिस काइंड ऑफ कंप्लायंस इज रियली इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्कशॉप हो रही है, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो ऐसा आपके सहेलियां होंगी और भी लोग होंगे, तो अगर आपको लगता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं हो रही, यू कैन ऑलवेज लेट देम नो कि दे आर मैंडेटेड टू डू दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग, जिससे अवेयरनेस बनी रहे। देन इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी और जो लोकल कंप्लेंट्स कमिटी है, जब उनके पास कोई कंप्लेन आती है और वो इंक्वायरी करते हैं या कुछ मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तब उनका पूरा सहयोग देना भी एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। एंड अगर कोई महिला या विटनेसेस जो हैं, महिला है, उसको अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए विटनेस लाने पड़ेंगे, तो विटनेस को सहयोग, विटनेस को जाके अपना बात रखने की, पक्ष रखने की छुट्टी देना, उसको भी सपोर्ट करना जरूरी है। बिकॉज अगर विटनेस के साथ भी अगर ठीक व्यवहार नहीं किया जाएगा, उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, तो महिला अपनी पक्ष को कैसे रखेगी, उसको न्याय कैसे मिलेगा। सो दैट्स व्हाई सपोर्टिंग द विटनेस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। देन कई बार इंक्वायरी के समय बहुत सारी ऐसी सूचनाओं की जरूरत पड़ती है जो कि जरूरी होती है इन द इंटरेस्ट ऑफ द, कई बार कुछ ऐसे डिटेल्स चाहिए होते हैं
कि कौन उस वक्त ड्यूटी में था, सीसीटीवी फुटेज क्या थी, छुट्टियां कितनी ली, कब ली, कौन कब गया, कब आया, ऐसे डिटेल्स चाहिए होते हैं। तो वो इंफॉर्मेशन साझा करना आईसीसी मेंबर से, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दैट इज अ ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर। आईसीसी मेंबर्स को बताना, उनके साथ शेयर करना इज द इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर्स। अगर महिला ने ही बोला कि नहीं, मुझको आईसीसी कंप्लेन में भरोसा नहीं है, मुझे सीधे पुलिस को कंप्लेन करना है, तो ऐसे में महिला का पूरा सहयोग करना पुलिस में जाके कंप्लेन करने में, एफआईआर लिखवाने में, या जो भी प्रोसेस है, दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। देन द नेक्स्ट थिंग इज, कैंपस है या जो ऑफिस है वहाँ का व्यक्ति नहीं है, वो वहाँ पे विजिटर था, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन का है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन करना, उसमें सहयोग प्रदान करना इज द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर। क्या होगा, दूसरी कंपनी है, दूसरे एम्प्लॉयर है, तो उनके खिलाफ क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस नहीं है, वो बेचारी महिला को नहीं पता होगा, तो एम्प्लॉयर्स को पता होगा, क्योंकि कुछ भी उनकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी उस थर्ड पार्टी के साथ, तो वो एम्प्लॉयर की वजह से थी, तो दे हैव टू हैंडल एंड टेक एक्शन अगेंस्ट दैट थर्ड पार्टी पर्सन, तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होती है। देन सेक्सुअल हैरेसमेंट को मिसकंडक्ट माना जाता है, मिसकंडक्ट मान के उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉयर। देन इट इज ड्यूटी कि वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी वालों मेंबर्स से टाइमली, समय पे 3 महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट्स ले लें, ऐसा नहीं हो कि रिपोर्ट्स लेट हो रही हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर। तो ये सब करने में एम्प्लॉयर का सहयोग करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन अगर इस एक्ट का पालन नहीं करा तो क्या क्या पेनल्टीज हो सकती है। अगर इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी नहीं बनाए, या इंक्वायरी रिपोर्ट की ठीक से कंप्लायंस नहीं करी गई, या पनिशमेंट नहीं दी गई किसी फॉल्स कंप्लेंट के लिए, फॉल्स एविडेंस के लिए, या और भी कोई भी इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी प्रोविजंस हैं उसका कोई भी पालन ना करना, ऐसा कुछ भी अगर होता है, सो ऑल ऑफ दैट अमाउंट्स टू, उसमें पनिशमेंट हो सकती है, एंड जो पनिशमेंट है किसकी होगी, एम्प्लॉयर की होगी, क्योंकि एम्प्लॉयर की ड्यूटी है एक्ट को वो सारी ड्यूटीज करना। अगर वो ड्यूटीज नहीं कर रहा है, आईसीसी नहीं बना रहा है, या जो बाकी चीजें हैं, सहयोग नहीं दे रहा है कंप्लेनेंट को, तो उस एक्ट तो अपनी ड्यूटीज को ना करने के लिए, या जो भी प्रोविजन है उनकी पालन ना करने के लिए 50,000 रुपीज तक की पनिशमेंट हो सकती है। एंड एक्चुअली ये तो एक्ट में यहाँ पे पनिशमेंट है, बट इसके अलावा भी आजकल कोर्ट्स में जब मैटर जाते हैं तो अलग से फाइन्स लग रहे हैं, अलग से पर्सनल ऑफिशियल्स को लैक्स एंड लैक्स रुपीज में फाइन देने पड़ रहे हैं फॉर नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सो दैट इज व्हाई ये प्रोविजन जब तक पनिशमेंट नहीं होगी तो एम्प्लॉयर या आईसीसी मेंबर्स या जो भी बाकी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं अंडर द एक्ट टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस, वो उसको सीरियसली नहीं लेंगे। दैट इज व्हाई पेनल्टी इज देयर। नाउ डेज कोर्ट हैज बिकम सो स्ट्रिक्ट। जब मैटर्स कोर्ट में जाते हैं और देखते हैं कि कुछ छोटी छोटी चीजों की कंप्लायंस नहीं हुई, लैक्स में फाइन हो रहे हैं बाय डिफरेंट हाई कोर्ट्स। सो दैट्स व्हाई, बिकॉज कोर्ट्स आर टेकिंग सो सीरियसली, so it is very important for the employers and every employee of the organization to take the provisions of this act very, very seriously, especially provisions of providing support to the complainant, of not trying to re-victimize the complainant, and not ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से महिला को और उत्पीड़न दिया जाए, सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज they have to they are facing different kinds of fines and in many different forums. Then act की, जैसे मैंने बताया था, एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स भी होते हैं। अब जो ये रूल्स हैं, ये रूल्स जैसे मैंने बताए थे 9 दिसंबर को आए थे। अब इन रूल्स को हम देखेंगे। रूल्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि
जो भी एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं उनको भी कुछ रीइंबर्समेंट किया जाए. व्हाई? बिकॉज देन ओनली दे विल आल्सो टेक देयर वर्क सीरियसली. बिकॉज बाकी लोग तो एम्प्लॉई हैं, जो एक्सटर्नल मेंबर है वो एम्प्लॉय नहीं है. अगर उसको रिस्पॉन्सिबली अगर पे नहीं किया जाए, रीइंबर्स नहीं किया जाए, तो वो शायद सीरियसली नहीं लेगा. दैट इज वाई वो रीइंबर्स करना बहुत जरूरी है. देन सेक्सुअल हैरेसमेंट के इश्यूज के बारे में जो लोग जानकारी रखते हैं, मतलब वो लोग जिन्होंने 5 साल में कुछ सोशल वर्क का काम किया है, या ऐसे लोग जिन्हें महिलाओं से जुड़े या फिर कानून के बारे में समझ है, ऐसे ही लोगों को आईसीसी मेंबर बनाया जाए. दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो. और अगर नहीं होता, कई बार ऐसा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं होते, तो जो भी आईसीसी मेंबर बनते हैं उनकी अलग से आप ट्रेनिंग करा दीजिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करा दीजिए, कैसे रिपोर्ट लिखनी है, क्या करना है, सो दैट दे आर अवेयर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आईसीसी मेंबर्स हैं उनको कुछ नहीं पता, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, बिकॉज दैट विल डिफीट द पर्पस ऑफ द आईसीसी कमिटी इटसेल्फ. देन सबसे जो ऑपरेशनल पार्ट है वो ये है कि जब भी कोई कंप्लेन आती है उसकी 6 कॉपी कराई जाती है. 6 कॉपी मतलब पहले 1 कॉपी होती है जो कंप्लेनेंट को साइन करके वापस दे दी जाती है. 1 कॉपी जो होगी वो रिस्पोंडेंट को भेजी जाएगी. 1 कॉपी जो बाकी 4 कॉपियां, 1-1 कॉपी सारी इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी को जाएंगी. तो यूनिवर्सिटी वाली आईसीसी है उसके लिए ज्यादा कॉपीज बनाई जाएंगी. दैट वी विल डिस्कस लेटर. देन जो कंप्लेन कॉपी है वो रिस्पोंडेंट को 7 दिन के अंदर भेजना है. ठीक है, क्यों? क्योंकि रिस्पोंडेंट जो है जिसके खिलाफ कंप्लेन की जा रही है उसको भी पता होना बहुत जरूरी है कि उसके खिलाफ क्या एलिगेशन है, उसने क्या किया, उसको भी जानने का हक है, तभी तो वो अपने आप को डिफेंड कर पाएगा. ठीक है, तो इसलिए 7 दिन के अंदर उसको भी भेजा जाए, जिससे कि वो अपना जवाब तय कर बना पाए, सोच पाए कि उसे क्या करना है. देन रिस्पोंडेंट को भी 10 दिन के अंदर अपना जवाब देना ही होगा. ये टाइमलाइन है, उसका पालन करना ही होगा. देन आईसीसी को इंक्वायरी कैसी करनी है कंप्लेन की? इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. यहाँ पे मुझे काफी यंग लोग लग रहे हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगी व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. आप लोगों ने सुना तो होगा, ये बहुत कॉमन टर्म है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिस्कस होता है. नहीं सुना, कोई बात नहीं. प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में 3 प्रिंसिपल होते हैं. पहला ये होता है कि जब भी कोई कंप्लेन होती है, कोई केस होता है, कोई डिस्प्यूट होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बंदे की बात सुन के दूसरे को पनिश कर दिया. नो, दोनों को इक्वली सुनने के बाद ही किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा. उसे बोलते हैं ऑडी अल्ट्रम पल्ट्रम, मतलब तभी दोनों की बात, दोनों पक्षों को सुने बिना किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना. देन द सेकंड पॉइंट इज कि जब भी कोई कंप्लेंट होती है तो उसमें कोई व्यक्ति अपनी ही कंप्लेंट के खिलाफ खुद का जज नहीं हो सकता. मतलब अगर किसी आईसीसी मेंबर के खिलाफ ही अगर कंप्लेंट आ रही है तो उसको इमीडिएटली आईसीसी कमिटी से जाना होगा और उसके जरिए किसी और को आना होगा, तभी उसकी इंक्वायरी होगी. बिकॉज अगर जिसके खिलाफ कंप्लेंट है वही इंक्वायरी करेगा फिर तो जस्टिस ही डिफीट हो गया. दिस इज सेकंड प्रिंसिपल कि नोबडी कैन बी जज इन देयर ओन केस. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. तभी तो किसी मतलब हुआ, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एनी इंक्वायरी. देन द थर्ड प्रिंसिपल इज कि जो भी इंक्वायरी करी जाए या जो भी इन्वेस्टिगेशन करी जाए, जो भी एग्जामिनेशन हो, व्हाटएवर हैपेंस, इट शुड बी डन इन एन इम्पार्शियल वे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. किसी भेदभाव के बिना नहीं, फेयर इंक्वायरी करी जाएगी, इम्पार्शियल इंक्वायरी करी जाएगी. किसी एक पक्ष की तरफ कोई अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वर्क प्लेस में ये बहुत होता है कि ऐसे चांसेस होने की संभावना है कि जो पावरफुल पोजीशन पे है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों साइड में कोई भी हो, उसकी बात ज्यादा सुनी जाए. सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर आईसीसी मेंबर्स कि वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इंक्वायरी करें जो भी कंप्लेंट उनके पास आती है उसकी.
देन तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसका पालन करना ही है आईसीसी मेंबर्स को अपनी इंक्वायरी के टाइम। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर बाद में जब मैटर्स कोर्ट में जाते हैं अपील होने के बाद, तो इट क्रिएट्स लॉट ऑफ एक्शन इज टेकन अगेंस्ट देम ओनली, कि तुम लोगों ने अपना काम बिल्कुल अनैतिक पूर्ण तरीके से किया। देन जब इंक्वायरी हो रही होती है, इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट रहें, है ना, बिकॉज आईसीसी मेंबर्स ही नहीं रहेंगे तो एक व्यक्ति थोड़ी ना करेगा, सब मेंबर्स को होना बहुत जरूरी है, और चेयरपर्सन को भी होना जरूरी है, तभी सबकी चारों के प्रेजेंस में किया जाए। देन एम्प्लॉयर्स जो है समय समय पे हर साल वर्कशॉप्स करें, साल में एक वर्कशॉप तो जरूर होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स लाइक अ रिफ्रेशर फॉर द एम्प्लॉयज। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज को पहले से पता रहेगा सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली हैरेसमेंट होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। दैट इज व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू हैव रियली इंपॉर्टेंट कि वर्कशॉप्स हो, तभी लोग पुरुषों को भी पता रहेगा या बाकी लोगों को पता रहेगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलने से हम फंस सकते हैं। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। देन जो भी वर्कशॉप्स हो रही है उसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, नोडल एजेंसी को भेजी जाए समय पे। एंड एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है साल में एक बार, उसको भी प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, तो वो भी प्रिपेयर करी जाए। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, कलेक्टर ऑफिस में सारी इंफॉर्मेशन भेजनी होती है ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उसकी कंप्लायंस करना इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड जब तक आप लोग कोई क्वेश्चंस पूछे, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि मैं आपको कुछ कुछ केस स्टडीज डिस्कस करती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, सेक्सुअल हैरेसमेंट कई बार आजकल के टेक सैवी जमाने में कई बार सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत नुआंस्ड होती आ रही है। फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल हैरेसमेंट, मान लो एक कोई व्यक्ति, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं हर ऑफिस में, आजकल हर टीम के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं या एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कोई पुरुष व्यक्ति, स्पेशली अगर कोई सीनियर है या कोई भी पुरुष व्यक्ति अगर इनअप्रोप्रिएट इमोजीज भेजता है, दैट इज ऑल्सो सेक्सुअल हैरेसमेंट। एंड जब व्हाट्सएप ग्रुप में मान लो अगर 50 लोग हैं, इन 50 में से अगर 10 महिलाएं हैं, तो अगर वो ऐसे इनअप्रोप्रिएट इमोजीज भेज रहे हैं, किसेस के या कुछ अजीब अजीब से मीम्स भेज रहे हैं, तो 10 में से कोई भी महिला उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती है। जरूरी नहीं है कि उसने किसी पर्टिकुलर पे डायरेक्ट किया है कि नहीं, बट क्योंकि अगर वो एक ऑफिस का व्हाट्सएप ग्रुप है या कोई और ग्रुप्स हैं ऐसे टेक प्लेटफॉर्म्स के, अगर वहाँ पे इनअप्रोप्रिएट इमोजीज या बातें या लिंक शेयर किए जाएंगे, तो क्योंकि महिला उस ग्रुप का पार्ट है और वो इनअप्रोप्रिएट है, तो वो कंप्लेन कर सकती है। जरूरी नहीं है कि उसमें वो ये बोले, तब ये आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगी कि मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, बट आपको जब मालूम है वो ऑफिस का ग्रुप है, तो वहाँ पे आप, और महिलाएं भी हैं वहाँ पे, तो आप कुछ भी उलपटांग शेयर नहीं कर सकते। दैट्स द क्लियर मैंडेट। देन इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार सेक्सुअल हैरेसमेंट इतनी डायरेक्ट नहीं होती, इनडायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट इन द सेंस, जैसे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 5 लोग हैं, ठीक है, 2 लड़के हैं, 3 पुरुष हैं और 2 लड़कियां हैं, ठीक है। उसमें जो एक है, जो बॉस है, उसने एक दिन किसी को मैसेज किया रात के 11 बजे कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, ठीक है। अब बाहर बहुत बारिश हो रही है, ये तो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। तो इसमें किसी एक महिला ने जवाब दिया, अच्छी बात है, हमें गर्मी से राहत मिलेगी। इस बात पे अगर कोई पुरुष व्यक्ति, वो वही बॉस वाली जो उनकी बॉस है, अगर वो ये जवाब दे कि बाहर बारिश हो रही है तो गर्मी से राहत मिलेगी, वो तो अच्छी बात है, बट इस दिल की आग का मैं क्या करूं, ना जाने ये कौन बुझाएगा। अगर वो इस टाइप का मैसेज वहां लिखता है और उसने किसी का नाम नहीं लिया, उन दोनों महिलाओं का नाम नहीं लिया जो वहां पे है, बट इतनी मैसेज, इतने इस तरीके की बात लिखना अपने आप में हैरेसमेंट है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल फोरम में फालतू की, मतलब पहले तो गर्मी की बात रात के 11-12 बजे कर रहे हैं, वो भी एक कोई प्रोफेशनल बात नहीं है, बट अगर आप दिल की आग कौन बुझाएगा ऐसा लिख रहे हैं, एंड फिर वो थोड़ी देर में किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, तो फिर वो लिख रहा है कि कोई बुझाने वाली मिल जाए,
तो अच्छा होगा एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट है एंड दोनों महिलाएं या दोनों में से कोई एक महिलाएं भी उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकती हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी इनअप्रोप्रिएट एंड इनडिसेंट वे टू कम्युनिकेट विथ योर कॉलीग्स। सो समटाइम्स सेक्सुअल हैरेसमेंट इज सो इनडायरेक्ट। देन देयर कैन बी मेनी अदर एग्जांपल्स एज वेल। जैसे कि कोई ऑफिस का कोई सेमिनार चल रहा है, मान लो यहीं, या फिर इस तरीके के सेमिनार अगर आपके अंदर किसी ऑफिस में हो रहे हो, एंड ड्यूरिंग दैट सेमिनार या कोई मीटिंग, कई बार आप लोगों की मीटिंग्स तो बहुत कॉमन होती होंगी, हफ्ते में एक बार होती होंगी, ऐसा कुछ मीटिंग में कोई एक पुरुष बैठ के कुछ इनअप्रोप्रिएट पॉर्न कंटेंट देखे जा रहा है, और अब किसी महिला ने देख लिया कि वो देखे जा रहा है मोबाइल में या डेस्कटॉप में, so that act in itself amounts to sexual harassment, because workplace is not the forum or not the place to do all these kinds of things. So sexual harassment वो अपने आप में sexual harassment है। and इस तरीके के और भी कुछ हो सकते हैं। for example एक कोई बॉस है और मतलब महिला और पुरुष हैं दो, they are good colleagues, okay, and वो लोग अक्सर कई बार छुट्टी के बाद समोसा खाने जाया करते थे, या कभी कभी आइसक्रीम खाने चले गए, कभी रेस्टोरेंट में चले गए, सो दे वर गुड फ्रेंड्स। बट एक बार क्या हुआ, एक दिन छुट्टी वाले दिन, संडे के दिन उस मेल कॉलीग ने फीमेल को बोला कि मेल ने फीमेल को बोला कि आप संडे को मेरे साथ लंच पे चलना। ठीक है, महिला चली गई। ठीक है, कुछ दिनों के बाद 1-2 महीने हो गए, उसने फिर से बोला कि तुम मेरे साथ लंच पे चलना। उसने मना कर दिया, उसका मन नहीं होगा, उसका काम होगा, कुछ भी होगा। फिर क्या हुआ कि उसने कुछ 2-3 महीने बाद फिर से बोला लंच पे अपन चलेंगे संडे को, उसने फिर मना कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद ही उसने फिर से बोला कि अपन इस दिन शाम को लंच पे चलेंगे, डिनर पे चलेंगे, उसने वो भी मना कर दिया। एंड उसके बाद महिला को कुछ अजीब लगा, उसको ये लगा कि यार ये बार बार मुझको अननेसेसरी क्यों बुला रहा है। ठीक है, एक बार मैं चली गई, कई बार मैं चली गई, मैं दोस्त थी, बट अब मुझे जाने का मन नहीं है। तो उसने उसके साथ फिर बातचीत थोड़ी कम कर दी महिला ने, बिकॉज शी फेल्ट कि ही इज बीइंग ओवर फ्रेंडली, आई डोंट वांट टू हैव इतने सारे रिक्वेस्ट, मुझे नहीं जाना उसके साथ लंच पे रोज रोज। तो उसने थोड़ी बातचीत कम कर दी, उसका बिहेवियर अच्छा था, उसने थोड़ी बातचीत कम कर दी, वो थोड़ा प्रोफेशनल हो गई। अननेसेसरली पहले जैसे आइसक्रीम खाना और समोसे खाने जो चली जाती थी एज अ फ्रेंड, अब उसको लगा कि नहीं, इससे कुछ गलत मैसेज जा रहा है शायद, तो शी जस्ट स्टॉप्ड। एंड द मोमेंट शी स्टॉप्ड बीइंग टू फ्रेंडली पहले जैसे विद द बॉय, क्योंकि वो उनके कॉलीग थे और सीनियर कॉलीग थे, तो उस व्यक्ति ने क्या करना शुरू किया कि उसको अपने काम करते हुए डांटना शुरू कर दिया। फिर उसको इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स में बोला कि तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा अकेला। फिर उसने उसकी बातों को उसको बात बात में ह्यूमिलेट करना, मीटिंग्स में उसको नीचा दिखाना, ये सब शुरू कर दिया। एंड ऐसा हो गया कि 1-8 महीने में शी स्टार्टेड फीलिंग कि तो कुछ ज्यादा हो रहा है, मतलब मैं ऑफिस में कुछ भी करती हूँ, मुझको टॉन्ट कसे जाते हैं, मुझको नीचा दिखाया जाता है, मुझे काम करने में डिफिकल्टी, कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। ये पर्सन जिसका मेरे को सुबह से लेके शाम तक काम करना है, ये ही इज मेकिंग मी माई लाइफ डिफिकल्ट, और मुझे हॉस्टाइल कर दिया एनवायरमेंट। तो आप लोग मुझे बताइए कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो उसे कहीं जाने के लिए नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बट वो इस तरीके से उसको परेशान कर रहा है, काम के प्रति परेशान कर रहा है। तो अब आपको क्या लगता है, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है कि नहीं? यस, वो उसके साथ बदला निकाल रहा है, क्योंकि वो महिला नहीं गई या 2-3 बार नहीं गई और उसको लगा कि इसका बिहेवियर, फ्रेंडलीनेस चेंज हो गई, तो फ्रेंडलीनेस चेंज होने की वजह से ही वो उस पर बदला निकाल रहा है, बिकॉज ही इज फीलिंग हर्ट। एंड इट इज ओके टू फील हर्ट, हर्ट फील होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हर्ट फील होने को काम में निकालना, काम में रोज इतना परेशान करना, ह्यूमिलिएट करना, दैट मीन्स उसमें अनप्रोफेशनल हो गया। जब हम वर्क प्लेस में आते हैं तो दोस्ती यारी में कई बार हम हॉट भी फील होते हैं, कई बार लोग प्यार भी करते हैं, शादी भी करते हैं, दैट इज ओके एज लॉन्ग एज इट इज कंसेंशुअल, नथिंग इज रॉन्ग। बट जहां पे
वो कंसेंट की सीमा लांघ दी जाती है और महिला की कंसेंट को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इस केस में कुछ सेक्सुअल नहीं हुआ उनके बीच में, महिला ने तो पहले ही विड्रॉ कर लिया, बट क्योंकि उसने विड्रॉ कर लिया तो उसकी लाइफ डिफिकल्ट कर रहे हैं, तो वो जो एक वेंडेटा जिसे बोलते हैं बदला निकालना, तो ये सिचुएशन में भी उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाता है। देन अगर कोई महिला है, वो थोड़ी मोटी है, ठीक है, और एक उसका कॉलीग बाकी लोगों के सामने, उसके सामने नहीं, उसकी गैर मौजूदगी में हमेशा अगर उसको टुनटुन एक फिल्म एक्ट्रेस थी जो कि थोड़ी हैवी वेट की थी, अगर वो बार बार उसको उसकी गैर मौजूदगी में सबके सामने टुन करके बोलता है, तो आपके हिसाब से सेक्सुअल हैरेसमेंट है कि नहीं है? ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। यस, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि महिलाओं के शरीर के ऊपर टिप्पणी करना, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो भी महिला की गैर मौजूदगी में, दैट अमाउंट्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। एंड कई बार डायरेक्ट टिप्पणी नहीं होती, टिप्पणी इनडायरेक्ट होती है। यहाँ पे वो उसको कुछ नहीं बोल रहा, बट वो उसके लिए उसने एक नाम रख दिया। कई बार ये पॉजिटिवली भी हो सकता है, पॉजिटिवली इन द सेंस कुछ ऐसा हो सकता है जो किसी को डेरोगेटरी ना लगे, मतलब कोई किसी को कैटरीना कैफ बोल रहा है, या फिर कोई ऐसी एक्ट्रेसेस का नाम ले रहा है जो कि बहुत वेस्टर्नाइज्ड कपड़े पहनते हैं या जो बहुत ही रिवीलिंग कपड़े पहनते हैं, यू नो, कोई किसी को सनी लियोनी बोल रहा है या ऐसा कुछ बोल रहा है, तो वो ऐसे नाम ले रहा है उनकी जगह पे, उनको डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहा, बट उनकी गैर मौजूदगी में अगर इस तरीके के नाम उसके लिए रखे जाते हैं, सो दैट ऑल्सो इज सेक्सुअल हैरेसमेंट, क्योंकि वो उनको सेक्सुअलाइज कर रहे हैं। दे आर टेकिंग द नेम ऑफ वन एक्ट्रेस और वन सेलिब्रिटी एंड ट्राइंग टू पुट हर इन दैट प्लेस, एंड उससे उनकी मंशा झलक रही है कि देयर इंटेंशन इज समथिंग नेगेटिव और समथिंग सेक्सुअलाइज्ड towards that person. So that also amounts to sexual harassment. And एक recent example है, वो मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगी कि एक कॉलीग है, वो अपनी फीमेल कॉलीग को, वो मेल कॉलीग भी शादीशुदा है, फीमेल भी शादीशुदा है, एंड वो उसने उसको अपने घर में किसी फंक्शन में बुलाया और वो गई, एंड बिकॉज दे वर गुड फ्रेंड्स, वो अपने हस्बैंड के साथ वहां पे गई एंड अपनी फैमिली के साथ गए, दे हैड अ गुड टाइम। उसके बाद से वो 1-2 महीने हो गए, वो उसको जब भी कभी मिलता है, बात करता है ऑफिस में, तो बोलता है कि मेरा बेटा बोलता है कि उनको तुम्हारी जैसी मम्मी चाहिए। अब वो उसको रिपीटेडली ऐसा बोल रहा है, 3-4 बार मजाक में बोल चुका है। अब ऐसा बोलना कि मेरे बेटे को तुम्हारी जैसी मम्मी चाहिए, अब वो अपना नहीं नाम, वो अपने बेटे का नाम लेके ऐसा बोल रहा है, डज दिस अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट और नॉट? तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि वो किसी और बात की आड़ में एक अनकंफर्ट महिला को असहज कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि उसकी इंटेंशन भी कुछ ना हो, वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हो एंड ही हैज अ गुड इंटेंशन, बट रिपीटिंग दिस काइंड ऑफ जोक विच इज मतलब जो अमर्यादा में है, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी एक शादीशुदा महिला है, अगर शादीशुदा नहीं भी होती तब भी किसी महिला को अपने साथ बेवजह जोड़ना जहां उसकी कंसेंट नहीं है और रिपीटेडली जोड़ना, हो सकता है किसी बच्चे ने बोल भी दिया, बच्चे तो छोटे होते हैं, भोले होते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट उनकी बात, उनकी सिली सी बात को बार बार रिपीट करने से कहीं ना कहीं आप उस महिला को असहज कर रहे हो, एंड आपकी मंशा कुछ भी हो, बट क्योंकि आप किसी को असहज कर रहे हो, दिस अमाउंट्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंड महिला जब कंप्लेन करी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैम एक क्वेश्चन है, this question is from Shriya Ramesh and now I am quoting her. Good evening ma'am, I just wanted to ask a question with regard to circulation of inappropriate message, emojis or meme content on WhatsApp group. If there is an exchange of inappropriate message or humor in all male group that has no women, can a man complain about the inappropriate message exchange? Further, can a woman who is not a part of the group also complain about the message? Yes, this is a very interesting question, and ऐसा हो चुका है। ऑल मेल ग्रुप्स के लोग हैं, वो आपस में कुछ भी बातें कर रहे हैं, बट नोबडी गेट्स टू नो। देखो, इसमें अब 2 चीजें हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो है कि यहाँ पे, क्योंकि ग्रुप है, मान लो एक ग्रुप है जिसमें 10 लोग हैं, 10 लड़के हैं, एंड
वो आपस में कुछ भी बातें करते हैं, सेक्सुअल बातें करते हैं, इनडिसेंट बातें कर रहे हैं अबाउट फीमेल कॉलीग्स, बट वो जो फीमेल कॉलीग्स हैं वो उस ग्रुप का पार्ट नहीं है। बट अगर कोई मेल जाके फीमेल को बता देता है, एंड जब फीमेल को मोमेंट द फीमेल गेट्स टू नो अबाउट सच अ थिंग, तो वो उसको जैसे ही मालूम पड़ता है शी कैन फाइल अ कंप्लेंट, क्योंकि मेल उस महिला के बिहाफ पे कोई और वैसे भी फाइल नहीं कर सकता। सो अल्टीमेटली अंडर द एक्ट इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी उसमें से मेल है, दैट मेल हैज टू टेल द वुमन, एंड द मोमेंट ही टेल्स द वुमन, प्रूफ हो ना हो, वो बता दे अगर, तो महिला खुद जाके कंप्लेन कर सकती है कि उसके बारे में किसी थर्ड फोरम में इस तरीके की बातें हो रही है। एंड जरूरी नहीं है कि ये चीजें व्हाट्सएप में हो। एक केस ऐसा था कि एक ऑफिस के 5 लड़के किसी पिकनिक में गए, ठीक है, पिकनिक में गए एंड पचमढ़ी पिकनिक में गए, वहां पे वो खूब रात में दारू वारू पी के मस्ती कर रहे थे, एंड इट वाज देयर पर्सनल अनऑफिशियल ट्रिप, पर्सनल ट्रिप। लेकिन ऑफिस की एक कॉलीग थी जिसको एक लड़का बहुत पसंद करता था। अब किसी को पसंद करना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो पसंद करता था, लेकिन उसने ऐसी ऐसी बातें बोली उसके बारे में विच वर लाइक रियली इनडिसेंट, कि वो मुझे मिल जाएगी तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, एंड ही सेड इट इन अ वेरी वेरी, किसी को प्यार, अगर वो अपने लव को एक्सप्रेस कर रहा होता उन लोगों के सामने, और अगर उसकी कोई कुछ और मतलब उस रिकॉर्डिंग में अगर और कुछ चीज नहीं होती तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट शायद नहीं होता। अगर वन टाइम सिर्फ उसने कुछ एक्सप्रेस कर दिया और महिला के सामने और ऑफिस स्पेस में ही वाज ऑल रिस्पेक्टफुल, बट व्हाट ही वाज एक्सप्रेसिंग अबाउट हर, ऑफिस में उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, बट व्हाट ही एक्सप्रेस्ड अबाउट हर वाज रियली रियली हाईली सेक्सुअलाइज्ड, ऑफेंसिव एंड ऑल ऑफ दैट। एंड दूसरे व्यक्ति ने क्या किया कि वो सब नशे में थे, तो एक ने कोई गाना वाना गाना था, उसने वो गाना रिकॉर्ड कर रहा था, तो गाना रिकॉर्ड करते करते क्या हुआ, ये सब बातें रिकॉर्ड हो गई, तो वो एज अ रिकॉर्ड में चली गई। रिकॉर्ड के बाद व्हाट हैपेंड आफ्टर 2-3 मंथ्स, जब वो कभी होश में होगा तो उसने वो तो सुन लिया, फिर उसने अपनी उसी कॉलीग को बता, देखो तेरे बारे में ये क्या बोल रहा था। नाउ मोमेंट दैट गर्ल गॉट टू नो एंड दे वर लाइक हाईली सेक्सुअल कंटेंट, ओके, she was really upset about that and उसने sexual harassment का complaint लगा दिया, and after and उसको उसने वो दिया भी नहीं वो एविडेंस। बाद में आईसीसी मेंबर्स ने फिर वो रिकॉर्डिंग मांगी, वो रिकॉर्डिंग सबके पास थी, शायद उनके ग्रुप में थी, तो वो रिकॉर्डिंग वगैरह मिल गई, एंड उस वो कंटेंट इतना इनअप्रोप्रिएट था कि उसको पनिशमेंट दिया गया। व्हाई? बिकॉज अगर कोई नशे में पर्सनल स्पेस में भी इतना डेरोगेटरी बातें किसी के बारे में बोल रहा है, ऐसी बातें बोल रहा है अबाउट अ कॉलीग जो कि विट अमाउंट टू क्राइम, ओके, विच कैन बी क्राइम अंडर इंडियन पिनल कोड। तो मतलब अगर कोई अपने, और अगर महिला को बात मालूम पड़ गई, अगर उसको मालूम नहीं पड़ती तो शायद वो बात कभी वहीं खत्म हो जाती, बट मोमेंट शी गेट्स टू नो, वो जितनी बार उस लड़के को देखेगी उसको हमेशा याद आएगा कि ये मेरे बारे में इतना गंदा सोचता है, एंड दैट विल मेक हर अनकंफर्टेबल। हो सकता है उस वजह से वो अपने काम ही ना कर पाए। सो दैट इज व्हाई उस कंप्लेंट को बहुत सीरियसली लिया गया है, उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ। यस, हाँ, बट महिला को तो 3 मंथ्स का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, बिकॉज जैसी महिला को मालूम पड़ा उसने तो महिला के लिए तो ये हैरेसमेंट है ना कि टू लिसनिंग दैट माय वन कॉलीग वाज टॉकिंग सो शेमलेसली इन फ्रंट ऑफ अदर 4 कॉलीग्स, तो उसने एक्चुअली सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात 4-5 के खिलाफ करी, बट एक्शन एक्चुअली वन जो जिसने बोला उसके खिलाफ लिया गया, बट उसने सबके खिलाफ करी थी बिकॉज रिकॉर्डिंग सबके पास थी। तो आई डोंट नो कि सबके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था, आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ द केस, बट उस केस में ये हुआ। बट उसने सब 5 के खिलाफ की थी कि ये लोग मेरे बारे में इस तरीके की घटिया बातें कर रहे थे, मैं उनकी कॉलीग हूँ। सो बट एक जिसने बोला उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, एंड वहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट नहीं था कि वो पर्सनल उसमें थे, ये थे वो थे, ये सब नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स। कई बार मोमेंट इट्स ऑल अबाउट व्हाट द वुमन गेट्स टू नो। अगर महिला को लगा कि इसके बारे में इस तरीके की बातें करी जा रही है पीठ पीछे, तो मतलब उसको आप सेक्सुअलाइज कर रहे हो, उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, एंड महिला को जब मालूम पड़ेगा तो वो अनकंफर्ट, जितनी बार वो उनको देखेगी वो कितना असहज फील करेगी, उसको शायद काम में मन नहीं लगेगा, या जितनी बार उनको देखेगी वो कुछ
टाइम के लिए टेकन अबैक हो जाएगी कि मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं. इट विल अफेक्ट हर प्रोडक्टिविटी, इट विल अफेक्ट हर लाइफस्टाइल. एंड अगर वो वीडियो, अगर मान लो वो रिकॉर्डिंग 10 लोग में शेयर हुई हो, शी डजंट इवन नो, वो शादीशुदा हो, शादीशुदा नहीं हो, उसके पेरेंट्स को मालूम पड़े, उसके बॉयफ्रेंड को मालूम पड़े, किसी और को मालूम पड़े, बदनामी तो महिला की होगी ना. बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे सोशल वायलेंस इज अ डोमिनेंट फिनोमिना. देयर इज समथिंग काइंड सोशल वायलेंस, स्टिग्मा इतना अटैच होता है. महिला के बारे में कुछ भी कोई बोले, चाहे वो शादीशुदा हो, शादीशुदा ना हो, लोग उसके बारे में बहुत जल्दी फैला देते हैं विदाउट नोइंग द ट्रूथ कि महिला की कंसेंट थी या नहीं थी. लोगों को पता भी नहीं रहता. एंड क्योंकि आजकल रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं और ये सब चीजें हैं यहाँ पे, हाउ मच कैन एन एम्प्लॉयर डू टू रेगुलेट दीज थिंग्स. कोई कुछ भी कर सकता है, बट अगर वो चीजें सामने आती है, महिला के सामने या किसी और के कॉग्निजेंस में आती है, तो दे कैन टेक एक्शन. इनफैक्ट ऐसे में अगर मान लो ये चीज महिला को नहीं मालूम पड़ती, किसी सीनियर आईसीसी मेंबर के पास भी चली जाती वो रिकॉर्डिंग, तो ऐसे केस में सो मोटो भी वो लोग पॉश एक्ट के अंदर नहीं बट मिसकंडक्ट के अंदर वो चाहे तो इन अ वे इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकते थे कि वो एटलीस्ट इंक्वायरी तो कंडक्ट कर ही सकते थे कि वो एक दूसरे कॉलीग के बारे में किस तरीके की बातें करते हैं, टू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स और हेल्दी बिहेवियर है कि नहीं अमंग द कॉलीग्स. बिकॉज दीज थिंग्स को प्रिवेंट, अगर आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रिवेंट करना है तो दीज काइंड्स ऑफ रेप कल्चर जिसे बोला जाता है, या जिसे कहा जाता है सेक्सुअल वायलेंस का कल्चर, डोमिनेंट कल्चर, और वुमेन को असहज महसूस कराने का कल्चर है, उसके खिलाफ काफी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए. तो उसमें कई बार खुद से भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि देयर शुड बी नो काइंड, देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ नेगेटिव comments about each other behind the back, which is a very common phenomena. I hope I answered the question of Shreya. Yes. Hello. So there is one another question from Shreya Ramesh exactly, and I am quoting her. Thank you for answering my question, ma'am. Further, if a female is harassed, sexualized, or body shamed by another female, can a complaint be lodged against the female for sexual harassment? And adding upon it, if a female character or body shames another female in front of female or male colleagues, can a complaint still be filed for sexual harassment? Yes, yes. जैसे मैंने शुरू में बताया, रिस्पोंडेंट कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है. एंड इस केस में भी बॉडी शेम महिलाएं भी बहुत करती हैं. बॉडी शेम करती है, कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत करती है, कि तुम किसी से मिलने गई तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या कोई कॉलीग है, आप उसके आप रोज हंसते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, तो आपको जबरदस्ती बोलना कि तुम्हारा उसके साथ रिलेशन है, या उस पर एलिगेशंस लगाना, या टॉन्ट करना, मजाक में भी टॉन्ट करना. ऑल ऑफ दिस इज नॉट अ हेल्दी वर्क प्लेस बिहेवियर. ऑल ऑफ दिस अमाउंट्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट. एंड महिलाओं, एंड हमें समझने की जरूरत है कि सिर्फ पुरुष हैरेस नहीं करते, महिलाएं भी ये सब बातें करके, इन चीजों को सपोर्ट करके और इस तरीके की टीका टिप्पणी करके दूसरी महिला को उनको हैरेस कर सकती हैं. एंड ऐसा भी होता है, ऐसा केस हो भी चुका है कि 4 महिलाएं थी, उसमें से एक महिला तीनों को हैरेस करती थी, अलग अलग शब्द बोलती थी उनके बॉडीज के बारे में. 2 महिलाएं माइंड नहीं करती थी, दे लाइक्ड इट. ठीक है, एक को वो सनी लियोनी बोलती थी, एक को वो दीपिका पादुकोण बोलती थी, एक को वो कैटरीना कैफ बोलती थी. सो उसमें से किसी को दिक्कत नहीं थी, दे एंजॉयड. बट एक महिला जिसको बार बार कैटरीना कैफ बोलती थी, शी फेल्ट क्यों बोलती है मुझे, उसको नहीं सुनना. सो व्हाट हैपेंड कि उसने कंप्लेन कर दिया. जब कंप्लेन किया तो आईसीसी मेंबर्स ने बोला इसमें क्या है, कैटरीना कैफ तो ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है, तुमको बोल दिया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है. तो वो बोलती है कि नहीं, ये रिपीटेडली मुझको इस तरह से बोलते हैं, एंड वो ये भी बोलते हैं कि उसके जैसे बात करती हूँ, उसके जैसे कपड़े पहन के आती हूँ. बट उसका पॉइंट ये था कि रिपीटेडली रोज रोज मुझे कैटरीना कैफ से पर्सोनिफाई कर देना, जो कि मुझको नहीं पसंद, मुझको नहीं सुनना. आई हैव माय ओन आइडेंटिटी, मैं यहाँ काम करने आती हूँ, ना कि अपने आप को किसी से कनेक्ट करने और बार बार उसको बोलना कि ओ तुम्हारा विकी कौशल कहाँ है एंड ऑल ऑफ दैट, और तुम्हारे इतने सारे बॉयफ्रेंड हैं, तुम कैटरीना कैफ जैसी हो. तो इस तरीके की जितनी बातें हैं जो डायरेक्टली सुनने में किसी को लग सकता है कि ये सब तो कॉम्प्लीमेंट्स हैं,
कैटरीना कैफ इज ब्यूटीफुल, बट ऐसा नहीं होता. इट कैन मेक समबडी अनकंफर्टेबल, इट कैन मेक समबडी सेक्सुअलाइज, लाइक फीलिंग दैट शी इज सेक्सुअलाइज्ड और शी इज ऑब्जेक्टिफाइड ऑल द टाइम. अगर वो महिला भी करे तो वो गलत ही है, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट ही है. बिकॉज सेक्सुअल हैरेसमेंट कई बार बहुत बहुत ही इनडायरेक्ट होता है, एंड अनइंटेंशनल भी हो सकता है कि महिलाओं को समझ ही नहीं हो. तो दैट इज वाई उनकी समझ को डेवलप करना काम नहीं है, उनको समझाना बहुत जरूरी है. उनकी काउंसलिंग होने की जरूरत है कि आपको ऑफिस में क्या बातें करनी चाहिए और क्या बातें नहीं करनी चाहिए. पहली बात. तो एडिंग टू व्हाट श्रेया मेंशन्ड, देयर इज अनदर थिंग, प्रेग्नेंट विमेन पे रिपीटेडली अननेसेसरली टीका टप्पनी करना भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है. किसके पेट में तो बच्चा है, या ऐसे ऐसे शब्द बोलना कि दो जाने जा रही हैं एंड ऑल ऑफ दैट एक्चुअली अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट. अननेसेसरीली किसी को आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो आपको चुप रहना चाहिए. उलपटांग कमेंट्स करके किसी को एम्बैरस करना, किसी को मेंटली अपसेट करना, और किसी को बार बार ये याद दिलाना कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम ठीक से काम नहीं कर सकते, ये सब भी सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाता है. सो सेक्सुअल हैरेसमेंट जरूरी नहीं है इट्स ओनली अबाउट सेक्सुअलिटी. समटाइम्स इट्स अबाउट जेंडर, sometimes it's about the ability of a woman to do something. किसी महिला को बोलना कि तुम तो रोटी बनाने के लिए ही हो, या तुमको तो हमेशा साड़ी पहन के आना चाहिए, जबकि वो ड्रेस कोड का पार्ट नहीं है, बट उसको बोलना कि तुम इन कपड़ों में ठीक नहीं लगते, तुम्हें साड़ी पहन के आना चाहिए. इस तरह ये कमेंट्स करना ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट है. बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेक अ वुमन फील बैड अबाउट हरसेल्फ जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमन. एंड हमारे देश में या हमारे समाज में वुमेन को अननेसेसरीली टारगेट किया जाता है, एंड वर्क प्लेस में टारगेट ना किया जाए. दैट इज वाई इस तरीके से स्ट्रिक्टनेस करी गई है कि इन टाइप की सारी बातों को सेक्सुअल हैरेसमेंट ही माना जाएगा. यस, ये बहुत कॉमन चीजें हैं. ऐसा बहुत बार हो चुका है, एंड ये इनफैक्ट कुछ लीडिंग केसेस में भी हो चुका है कि वो कहीं गई थी और एकदम से उसके बॉस ने उसको हक करने की कोशिश करी, वो भाग के आ गई, कोई एविडेंस नहीं है उसके पास, अब वो अपनी बात को प्रूव कैसे करे. सो पहली बात ये है कि जरूरी नहीं है, अगर आपके पास कोई प्रमाण नहीं है आप तब भी कंप्लेन कर सकते हो. अगर पूरी इंक्वायरी के बाद भी आप अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाए, इसका मतलब ये नहीं आप झूठ बोल रहे हो, तो वो इनकंक्लूसिव हो जाएगी. अगर महिलाएं अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाती हैं इंक्वायरी के बाद, तो दैट विल बी इनकंक्लूसिव, बट दैट डजंट मीन शी इज लाइंग. ओके, तो हो सकता है कि वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया जाए, बट एटलीस्ट महिला ने अपनी बात रखी, तो कम से कम रिस्पोंडेंट जो है वो सजग हो जाएगा, वो आगे से उसके साथ या किसी और के साथ ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज उसको डर बैठा रहेगा कि ये महिला कंप्लेन कर सकती है. आज उसके पास एविडेंस नहीं था, बट फ्यूचर में एविडेंस हो भी सकता है. सो समटाइम्स इंक्वायरी करने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एक्शन का कोई प्रूफ नहीं होता. कई बार प्रूफ मिल भी जाते हैं, कई बार क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम कुछ बात निकल के आ जाए, बट कई बार बहुत स्मार्ट होते हैं आजकल लोग, बहुत पॉलिश्ड हैं, तो वो बच जाते हैं पूरी सिचुएशन में. बट किसी के खिलाफ वी हैव टू अंडरस्टैंड, इंक्वायरी होना अपने आप में भी बहुत डिसरिस्पेक्टफुल होता है. और अगर किसी ने किया है, किसी ने सही में कुछ किया है, तो वो गिल्ट होगा, वो आगे से रिपीट तो बिल्कुल नहीं करेंगे और किसी और के साथ भी नहीं करेंगे, बिकॉज डर बैठ जाएगा. सो सेक्सुअल हैरेसमेंट हमारे समाज में ज्यादा प्रेवलेंट ही इसलिए है क्योंकि कई बार महिलाएं अपनी बात कहती नहीं, तो लोगों को लगता है कि मेरी क्या किसको बताएगी या क्यों बताएगी. तो जब more women start speaking against small things, then it will prevent big things to happen. Because कहीं ना कहीं एक वोकल समाज वोकल हो जाएगा, उसको डर खत्म हो जाएगा कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ, हम झट से कह सकते हैं. प्रमाण की बात बाद में, पहले हमें अपनी बात रखें तो सही, नहीं प्रूव कर पाए कोई बात नहीं, बट एवरी वुमेन शुड ऑलवेज फील फ्री कि हम वो बोलें. एंड ये एम्प्लॉयर की भी ड्यूटी है, आईसीसी मेंबर्स की ड्यूटी है कि उसको सेफ, भले वो अपनी बात प्रूव नहीं कर पाए, बट उसको पूरा सेफ अवसर दिया जाए कि वो अपनी बात खुल के कह सके, अपने नुआंसेस, अपने मन की प्रॉब्लम्स ठीक से बता सके एंड ऑल ऑफ दैट. एंड इसमें कि और एग्जाम्पल भी है, जरूरी नहीं है कि कई बार जैसे कि उन्होंने बताया कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था कि वो कुछ हैरेसमेंट किया या गले लगाया या कुछ है. कई बार क्या होता है कि हैरेसमेंट नहीं होता, कोई बॉस या कोई सीनियर कॉलीग अगर किसी फीमेल कॉलीग को
आफ्टर वर्क बोले कि नहीं तुम 8 बजे तक बैठा करो, ठीक है, काम इतना है नहीं, बट तब भी उसको बोलते तुम 8 बजे से पहले नहीं जाओगी, ऑफिस में कोई नहीं है, तो वो रहती है और उसका बॉस रहता है, वो कुछ करा नहीं, उसने कुछ उन घंटों में वो कुछ करता नहीं है, उसने कुछ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया, बट एक आध दिन कोई सही में काम था तो रोकना समझ में आता है। बट अगर उसने जानबूझ के अननेसेसरी प्रैक्टिस बना ली है कि तुम रोज रात को 6-7 बजे तक रुकोगी जब सही में कोई काम भी नहीं है, तो ये चीज सेक्सुअल हैरेसमेंट है कि नहीं? उसने कुछ किया नहीं, उसने हरकत कुछ गलत नहीं करी, उसे रोक के रखता है, 7-8 बजे तक काम कराता है, केवल काम भी नहीं कराता है, ऐसे बैठाए रखता है, बट रूल बना दिया कि तुमको रोज 7-8 बजे जाना है, ऑफिस टाइमिंग 5 बजे खत्म हो जाते हैं। हाँ, मेंटल हैरेसमेंट है बिकॉज उसमें दो चीजें, एक तो है कि उसको अनकंफर्टेबल फील होता है, उसको डर बैठा रहता है कि अभी तो कुछ कर नहीं रहा, बट क्या पता है कुछ कर दे, और अगर कुछ कर देगा तो प्रमाण भी नहीं रहेगा, वहां कुछ सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होगा ऑफिस में, तो द फैक्ट दैट वहां कोई और है नहीं और उसको वहां बैठना पड़ रहा है, वो ही उसको असहज करता है। उसके लिए कुछ और एडिशनल चीज होने की जरूरत नहीं है, भले वो ऑफिस स्पेस है, बट अकेले किसी की प्रेजेंस में अनकंफर्टेबल फील करना इज अ प्रॉब्लम। एंड इसमें दूसरी चीज भी हो सकती है, अगर दिन में ऑफिस के सब लोग हैं एंड ऑफिस के सब लोगों के सामने अगर मीटिंग रूम में एक बॉस और एक फीमेल कॉलीग गई है और वहां पे अगर ट्रांसपेरेंट ग्लासेस वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ट्रांसपेरेंट ग्लासेस का नहीं है और तब भी उसको बोलना कि तुम कुंडी बंद करो और काम करो, उसने कुंडी बंद करके 1 दिन काम किया, 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, उसने कुछ हरकत उल्टी सीधी नहीं करी है, बट अब ऐसी प्रैक्टिस बना ली है, रोज यही चल रहा है, दिस ऐसा बोलना अपने आप में सेक्सुअल हैरेसमेंट है, बिकॉज अभी तक उसने कुछ किया नहीं, बट वो कभी भी कुछ कर भी सके तो वो क्या करेगी, तो वो अपने आप में उसको एक असहज महसूस करा रहा है। समटाइम्स these kinds of things indicate that somebody has an inappropriate intention, एंड इसका सिर्फ ये नहीं है कि उसके हो सकता है उसकी इनअप्रोप्रिएट इंटेंशन नहीं हो सकता, सही में वो कॉन्फिडेंशियल बातें डिस्कस कर रहे हो सकता है, ऐसी चीजें होती हैं, बट तब भी ये इनअप्रोप्रिएट इसलिए है बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड हम किस समाज में रहते हैं। उस समाज में लोग उस महिला के बारे में बोल सकते हैं कि इसका बॉस तो ऐसे करता है, क्या पता चक्कर चल रहा है, या अगर उसको रात में 7 से 8 रखता है तो उसका पति, उसके घर के लोग, समाज के लोग बोल सकते हैं कि तो इतने रात को उस बॉस के साथ आती है, तो उसके कैरेक्टर पे सवाल सोशली उठ सकते हैं। तो दैट्स व्हाई महिलाओं की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये एक्नॉलेज करते हुए कि हमारे समाज में सोशल वायलेंस इज अ कॉमन फिनोमिना, बहुत जल्दी महिलाओं को टारगेट किया जाता है। सो दैट इज व्हाई ये चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। हमारे पास एक बहुत पहले केस था कि एक महिला थी, वो ऑफिस जाती थी तो वो सूट पहन के जाती थी, ठीक है, उनके ऑफिस में सब जीन्स और वगैरह बहुत ही मॉडर्न कपड़े पहन के आते, स्कर्ट पहन के आते थे और ये सब, ठीक है, वो हमेशा सूट में पहन के जाती थी। एंड क्योंकि वो सूट पहन के जाती थी तो सब महिलाएं बोला करती थी कि तुम तो कितनी बहनजी हो, तुम तो कितनी गवार लगती हो, इस तरीके के शब्द यूज करती थी उसके लिए, और सूट पहनने के लिए उसको रिपीटेडली उसको टारगेट किया जाता था। तो वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट है। व्हाई? बिकॉज वहां पे कोई ड्रेस कोड तो था नहीं, क्या तो ड्रेस कोड होता तो कुछ बात नहीं है, ड्रेस कोड तो नहीं था, तब भी वो अपनी मर्जी से जो कपड़े पहन के आ रहे हैं पहन के उनको स्कर्ट पहननी है स्कर्ट पहनो, उसको सूट पहनना सूट पहनो, बट बिकॉज शी इज वेयरिंग सूट एंड महिलाएं उसको बोलती हैं कि तुम बहुत बेकार क्वालिटी की सूट पहनती हो, तुम तो ओल्ड फैशन आउट ऑफ फैशन पहनती हो, तुम तो चमको चमको पहनती हो, ऐसा कुछ कुछ बोलना अननेसेसरीली, मतलब जो एक हमारी एक धारणा है ना कि सिर्फ वेस्टर्न कपड़ों पे कमेंट करेंगे तो सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा, ऐसा नहीं है। कुछ कल्चर्स में उल्टा भी हो सकता है कि आप सब वेस्टर्न पहन रहे हैं, आपने वेस्टर्न नहीं पहनना, आपने इंडियन कोई ड्रेस पहन के जा रहे हो, बट लोग आपको अननेसेसरी टारगेट कर रहे हैं, आपको बुली कर रहे हैं। सो बुलिंग करना बोलते हैं, कोई आपको अननेसेसरी टारगेट कर रहा है आपकी लाइफ चॉइसेस के बारे में, कपड़ों के बारे में, पर्सनल डिसीजंस हैं, सो दैट अमाउंट्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। एंड एक और केस है जिस केस में क्या हुआ कि वो एक महिला थी, बिंदी लगा के जाती थी, ठीक है, बिंदी और मांग भरती थी, ठीक है, अभी तो कॉमन कल्चर ही इंडिया का, बट वो ऐसे जाती थी तो कई बार वो जीन्स पहन के कोट पैंट पहन के भी वो बिंदी लगाती थी, सिंदूर लगाती थी, तो सब टारगेट करती थी।
ये तो कैसे ना सिंदूर लगा के बिंदी लगा के आती है, कौन से जमाने की है, दादी है, ऐसा ऐसा बोलते थे. दिस ऑल्सो सेक्शुअल हैरेसमेंट बिकॉज वो किसी महिला के चॉइसेस, उसके मेकअप चॉइसेस के ऊपर कमेंटिंग है और उसको टारगेट कर रहे हैं, उसको बुली कर रहे हैं फॉर हर ड्रेसिंग सेंस विच इज वेरी इनअप्रोप्रिएट. एंड ये केस तो काफी मेरे क्लोज था. एक महिला थी, वो ना हर रोज नॉर्मल जाया करती थी, मतलब कुछ मेकअप नहीं करती थी, पर जब भी कोई स्पेशल मीटिंग हो तो वो हमेशा से लिपस्टिक लगाती थी, ठीक है. एंड लिपस्टिक वो हमेशा रेड कलर की लगाती थी. एंड शी वॉज क्वाइट प्रिटी, बहुत खूबसूरत थी. तो क्या होता था, जब भी कोई इवेंट होगा तो वो रेड लिपस्टिक लगाना इसमें क्या गलत है, उसकी मर्जी है. बट शी वॉज वेरी प्रिटी, तो वो बहुत गोरी गोरी सी ऐसे दिखती थी. सो व्हाट हैपेंड, उसका बॉस उसके सामने नहीं, पीठ पीछे किसी और को बोलता था कि हाँ इसको तो देखो, जब देखो कुछ इवेंट हुआ नहीं कि लाल लिपस्टिक लगा के आ गए, ठीक है. तो ऐसा वो रिपीटेडली हर इवेंट में बोलता रहा. एंड आफ्टर अ पॉइंट उस तक बात पहुंच गई कि ये जब देखो आपके लिपस्टिक के बारे में ऐसा बोलता है. एंड क्योंकि उसने इतनी बार बोल दिया कि इसको तो बस लाल लिपस्टिक लगा रहे के, इसको लगता है कि इवेंट में आना मतलब लाल लिपस्टिक लगा के आना, ये नहीं कि कुछ काम करके आए. इफ अगर उन बॉस को उसके काम से कुछ प्रॉब्लम थी तो वो एचआर से बोल सकते थे ठीक से काम नहीं करती या इवेंट का काम ठीक से नहीं करती, कोई दिक्कत नहीं थी. बट वो एक उसके काम की जगह अगर उसके लिपस्टिक को रिपीटेडली टारगेट कर रहे हैं, मतलब दैट्स अ पर्सनल अटैक ऑन हर वुमेन्स चॉइसेस. दैट इज आल्सो सेक्सुअल हैरेसमेंट. सेक्सुअल हैरेसमेंट कई बार इतने छोटे छोटे मुद्दों को लेके भी हो सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट, दीज आर ऑल छोटी छोटी बातें विच टारगेट अ वुमेन, विच जो इंटिमिडेट करती है महिला को. महिला फिर डर जाती है कि मैं बिंदी लगाऊं कि नहीं लगाऊं, सूट पहनूं कि नहीं पहनूं, मैं स्कर्ट पहनूं कि नहीं पहनूं, मैं ये करूं कि नहीं करूं, मैं लिपस्टिक लगाऊं कि नहीं लगाऊं. वुमन के अंदर ये फियर नहीं रहना चाहिए. जब वो ऑफिस काम करने जाने, वो खुल के अपने आप को जैसा रखना चाहते हैं रखें, ऑफिस के रूल्स को कंप्लाई करते हुए काम करे जाके. बट अगर वहां पे अगर उनकी कपड़ों को लेकर, मेकअप को लेकर और इन सब लाइफ चॉइसेस को लेकर उनको टारगेट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली फिर वो वहां पे डिप्रेस फील करेंगे, बॉयकॉटेड, टारगेटेड फील करेंगे और कुछ अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे. आईसीसी को भी हर छोटी चीज को कॉग्निजेंस लेनी चाहिए. एंड देखो, छोटी छोटी बातों की पनिशमेंट भी छोटी छोटी होती है, बट वो छोटी छोटी पनिशमेंट्स भी मायने रखती हैं. वाई? बिकॉज उससे फिर कुछ बड़ा होने से रुकता है और ऑफिस का माहौल थोड़ा प्रोफेशनल हो जाता है. बिकॉज हमको बचपन से स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बहुत सारे स्कूलों में यहाँ पे सिखाते नहीं है क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना नहीं चाहिए. कुछ फैमिलीज में बहुत अच्छे कल्चर्ड बच्चे होते हैं, कुछ फैमिली में ये सब बातें नहीं होती, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, तो बच्चों में वैल्यूज नहीं आती कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए. सो दैट इज वाई ऐसे प्रोफेशनल जगहों पे मैनेजमेंट की ड्यूटी बन जाती है कि ऐसे अवेयरनेस भी मेंटेन करके रखें, बट साथ में लोगों को टोक के उनको बताएं कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना. दैट इज रियली इम्पोर्टेंट. लड़ने की भी जरूरत नहीं है. यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर 3 लोग ऑफिस में बैठे, एक रूम में बैठे हैं, यहाँ पे 2 पुरुष आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ गंदी, कोई मूवी की गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, बट अगर फीमेल सुन पा रहे हैं तो वो कंप्लेन कर सकती है. सेम विल अप्लाई टू दैट ऑल्सो. अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है, आपको करनी है, घर पे करिए. आप ऑफिस में बैठ के बातें कर रहे हैं, दूसरा कॉलीग सुन रही है, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी कि कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि ऑफिस की बातें करने की जगह तो है नहीं, पार्टी तो चल नहीं रही वहां पे. सो दैट इज व्हाई दैट शी विल फील अनकंफर्टेबल एंड उसका वो काम में ध्यान नहीं करा पाएगी. एंड दैट इज द थिंग. प्रोडक्टिविटी, किसी की प्रोडक्टिविटी, किसी की डिग्निटी को हर्ट करती है ऐसी चीजें. दैट इज व्हाई इट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट. एंड ऐसे केस में वो लड़े ना लड़े, द पॉइंट इज कई बार अगर वो अपने किसी फ्रेंड से भी लड़ रहा है फोन पे और गालियां बक रहा है और बहुत गंदी गंदी गालियां बक रहा है, तो जस्ट बिकॉज वो किसी को गालियां दे रहा है एंड द फीमेल कॉलीग कैन हियर इट, शी कैन कंप्लेन. एंड दिस एप्लीकेबल टू वुमेन आल्सो. वुमेन भी ऐसी होती है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड से बहुत स्लीजी और ऐसी अनकंफर्टेबल बातें कर सकती हैं. एंड वो जब ऐसी बातें कर रहे हैं एंड कोई और फीमेल्स अगर सुन पा रही है तो वो भी कंप्लेन कर सकती हैं. एंड इट कैन बी ऑल्सो डन कि ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे महिलाएं ऐसी बात कर रही थी और महिलाओं ने कोई कंप्लेन नहीं किया, तो किसी मेल ने एचआर को कंप्लेन कर दिया, फिर एचआर ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया कि ये क्या है, रोज ऑफिस टाइम में इस तरीके की गंदी गंदी बातों में फोन पे करना जो बाकी लोग सुन सकते हैं. तो उन्होंने मिसकंडक्ट मान के उसके खिलाफ इंक्वायरी करी कि अब व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस. सो इट इज नॉट कि वुमेन के खिलाफ एक्शन कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ पुरुषों के खिलाफ है. विमेन के खिलाफ भले पुरुष कंप्लेन नहीं कर सकते,
बट HR जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो लोग तो खुद मिसकंडक्ट के माध्यम से इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस, एंड इंक्वायरी बिल्कुल हो सकती है। इसी से फिर ऑफिस का माहौल ठीक होता है कि ये सब कंडक्ट नहीं है। बिकॉज द प्रॉब्लम इज आजकल मोबाइल के कारण बहुत सारा इनडिसेंट बिहेवियर आजकल कॉमन होता जा रहा है वर्क प्लेसेस में, तो उसे कंट्रोल करने के लिए ऐसी कंप्लेंट्स ऑल द टाइम आती हैं।